तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर फर्स्ट ईयर चैप्टर 2 एमडी कैट के लिए। यहाँ पर एमसीक्यूज़ हम यहाँ पर करेंगे। नंबर ऑफ़ एमसीक्यूज़ हैं, टाइम बाउंडेड होगा, जितना टाइम है उसके लास्ट हम करते जाएंगे। टाइम ख़त्म, लेक्चर ख़त्म, सही है। ये एमसीक्यूज़ तो ख़त्म नहीं होंगे लेकिन लेक्चर एंड हो जाएगा। तो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। देखो विदाउट कैलकुलेटर करना है, मतलब चूँकि एमडी कैट वाली ज़्यादा स्टूडेंट्स इस वक्त मौजूद हैं क्लासरूम के अंदर, तो विदाउट कैलकुलेटर हमें यहाँ पर करना है सारी चीज़ों को लॉजिक्स के ज़रिए, ट्रिक्स के ज़रिए करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं। और कैलकुलेटर इस्तेमाल किसी भी एमसीक्यूज़ में नहीं होगा। 200 के करीब एमसीक्यूज़ हैं और 100 से ऊपर न्यूमेरिकल होंगे, लेकिन किसी में भी आपको कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना है, ठीक है। और ये कोई पास्ट पेपर नहीं है एमडी कैट के, ये ऐसे क्वेश्चन है, प्रैक्टिस क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ, ठीक है। दे आर नॉट द पास्ट पेपर्स, ठीक है। डेंसिटी ऑफ अ गिवन मास ऑफ हाइड्रोजन गैस इज मैक्सिमम एट। डेंसिटी कब मैक्सिमम होगी हाइड्रोजन गैस की? अब देखो डेंसिटी का फॉर्मूला हमारे पास होता है D = PM/RT। अब यू डोंट नीड टू हैव अ फार्मूला है ना, आप इसको फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है डेंसिटी का, PM/RT का। बस हमें ये पता है कि जब प्रेशर ज़्यादा होता है तो डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, और टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो डेंसिटी कम हो जाएगी। तो अगर हमें मैक्सिमम डेंसिटी चाहिए तो हमें हाईएस्ट प्रेशर चाहिए और लोएस्ट टेम्परेचर चाहिए। तो अब ये कहाँ मिल रहा है आपको? हाईएस्ट प्रेशर और लोएस्ट टेम्परेचर, क्या बी में मिल रहा है? नहीं, सी में मिल रहा है हाईएस्ट प्रेशर और लोएस्ट टेम्परेचर। बिल्कुल सही आपने कहा, सी ऑप्शन। अब आप इसको वैल्यू पुट करके कैलकुलेटर से भी चेक कर लोगे तो यही आ रहा होगा, लेकिन चूंकि कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, जब आप 0.0821 मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे, मतलब अलग अलग यूनिट्स डालोगे ना, तो आपको सॉल्व करने में टाइम लगेगा। तो जैसे यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी के लिहाज से आप यहाँ पर इस तरह के एमसीक्यूज़ का आंसर दे देते हैं, वैसे और एमसीक्यूज़ आएंगे वहाँ यही लॉजिक इस्तेमाल करना है। ओके, फर्स्ट हो गया हमारे पास। सेकंड एमसीक्यूज़ है आइसोथर्मल कर्व इज ऑब्टेन्ड व्हेन अ ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन आइसोथर्मल कर्व। आइसोथर्म मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब बॉयल्स लॉ। तो क्या हो जाएगा? ग्राफ को किस पे प्लॉट करना पड़ेगा? सी बड़ा गलत बोल दिया आप लोगों ने, ए ऑप्शन। वॉल्यूम और प्रेशर के बीच का ग्राफ कर्व लाइन होती है, और वॉल्यूम और 1/P के बीच का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है। वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी, वॉल्यूम इज ये डायरेक्टली नहीं एंड है, वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एंड वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/P। तो वॉल्यूम और 1/P के बीच का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन आती है, और V और P का ग्राफ हमेशा कर्व आता है, ठीक है, आइसोथर्म जिसको हम कहते हैं। तो V और P का हमारे पास आइसोथर्मल कर्व जनरेट होगा, जिसको हम हाइपरबोलिक कर्व या पैराबोलिक कर्व भी कहते हैं, आइसोथर्मल कर्व भी कह सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। नेक्स्ट है 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एट 273 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एंड 2 atm प्रेशर ऑक्यूपाई अ वॉल्यूम ऑफ डैश। देखो वॉल्यूम बताना हमें यहाँ पर, ठीक है, और चीज़ें हमारे पास यहाँ पर गिवन की जा रही हैं। देखो अब इसमें जर्नल गैस इक्वेशन लगा सकते हैं PV = NRT, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखते हैं ना, बेसिकली थोड़ा सा अगर हम इसमें थोड़ा सा सेंस लगाएं ना, तो हम विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर इसको कर सकते हैं। जर्नल गैस इक्वेशन लगाए बिना हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। देखो 8 ग्राम ऑक्सीजन हमारे पास, सबसे पहले देख लो कि मोल कितना आ जाएगा। 32 ग्राम हमारे पास 1 मोल होता है, 16 ग्राम हमारे पास 0.5 मोल हो जाएगा, और 8 ग्राम हमारे पास 0.25 मोल हो जाएगा। तो ये तो कंफर्म हो गया कि ये 0.25 मोल है, आधे से आधा कर दी। और इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा बेटा? 44 का आधा होगा हमारा 22 का आधा होगा 11। तो 22.4 का 44, 22.4 का आधा क्या हो जाएगा? सबसे पहले हमारे पास 11.2 का आधा, सॉरी 5.5 डेसीमीटर क्यूब, ये इसका वॉल्यूम है। अब कह रहे हैं इसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, उसका प्रेशर बढ़ा रहे हैं, ठीक है। टेम्परेचर 273 डिग्री सेंटीग्रेड कर ले रहे हैं, STP पर इतना होगा। STP से मुराद 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमारे पास इतना होगा, या 273 केल्विन पर हमारे पास इतना होगा। तो यहाँ पर 273 डिग्री सेंटीग्रेड करें, इसका मतलब टेम्परेचर डबल कर रहे हैं। जब टेम्परेचर डबल करेंगे तो ये V 5.5 है ना, तो 5.5 से डबल हो जाएगा, कितना हो जाएगा? ये 11.2 दोबारा हो जाएगा, तो 11.2 हो गया। अब 2 atm प्रेशर, 2 atm प्रेशर से मुराद के प्रेशर को भी डबल कर रहे हैं। जब प्रेशर को डबल करेंगे तो वापस लौट के अपनी जगह पर आएगा वो 5.5। तो क्या आंसर हो गया? 5.5 या 5.6, डी ऑप्शन। देखा हमने, इसके लिए हमें कोई कैलकुलेटर की नीड ही नहीं है। हम यहाँ लॉजिक्स के थ्रू जब इसको सॉल्व करेंगे ना, तो ये ज़्यादा बेहतर तरह से हमारे पास सॉल्व हो पाएगा। हाँ, अगर आप बोलते हैं इस तरह में, तो उस तरह से ही करना है, तो आपको करना पड़ेगा PV = NRT। मैं करके दिखा रहा हूँ। तो PV = स्मॉल m RT अपॉन कैपिटल M, ठीक है।
और आपको क्या निकालना है बेटा, वॉल्यूम, वॉल्यूम इक्वल टू MRT अपॉन M इंटू पी। अब देखो मसला क्या आएगा, ये हमारे पास वॉल्यूम बराबर हो गया 8 ग्राम हो गया, 0.0821 हो गया, टेम्परेचर हमारे पास 273 प्लस 273, दोनों का हमें प्लस करना पड़ा, तो 273 और 273 कितना हो जाएगा, 3 to the 6, 7 to the 14, 2 to the 4, 546 डिवाइड बाय M, मॉलिक्यूलर मास 32 और प्रेशर कितना हमारे पास 2 atm। अब आप देखो इसको कैलकुलेटर के बिना सॉल्व करना बड़ा मुश्किल है इस चीज़ को। आप देखो जो नंबर आपको परेशान करता है ना वो ये परेशान करता है 0.0821, दैट्स गैस कांस्टेंट। तो ये पॉइंट में होता है, फ्रैक्शंस में होता है, और फ्रैक्शन भी बड़ा खतरनाक किस्म का 0.0821, जिसको हम आराम से इसके मल्टीपल्स बनाना इतना आसान नहीं है। अगर ये R नहीं हो तो फिर तो चलो हम सॉल्व कर पाएँ, इस R की वजह से सॉल्यूशन में मसला आता है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट लॉजिकली सॉल्व करेंगे। फिर बता देता हूँ कैसे मैं उस आंसर तक पहुँचा। 8 ग्राम ऑक्सीजन था, 0.25 मोल था, और 0.25 मोल का मतलब हो गया 5.5 डेसीमीटर क्यूब। कह रहे टेम्परेचर को डबल कर रहे हैं और प्रेशर को भी डबल कर दे रहे हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वापस हम इसी पॉइंट पे आ जाएंगे। सही है, बस समझ में आगे कैसे हुआ। तो कैलकुलेटर नहीं चलाना है किसी भी स्रोत में, ठीक है। अगर कहीं कैलकुलेटर चलाना पड़े मतलब वी आर फेल्ड इन कंडक्टिंग द क्लास एंड यू आर फेल्ड इन कंडक्टिंग द टेस्ट, सिंपल सी बात है। ओके, नेक्स्ट है विच वन इज नॉट अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। इसमें से कौन सी बात KMT के लिहाज से नहीं है, तो रट्टाफिकेशन है, मतलब एप्लीकेशन बेस्ड नहीं है, रिव्यू बेस्ड है। बताएं, सोचिए, ये तो खुद बता सकते हैं बेटा, ये मेरा काम नहीं है। KMT के लिहाज से कौन से पॉइंट इसमें अकॉर्डिंग नहीं, गलत है, फॉल्टी पोस्टुलेट है। क्या होगा बेटा, बी ऑप्शन, गैस मॉलिक्यूल्स डज नॉट मूव इंडिपेंडेंटली। इसका उल्टा होता है, गैस मॉलिक्यूल्स मूव इंडिपेंडेंटली। एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल से कोई ताल्लुक नहीं होता गैस के अंदर, इसलिए उनके अंदर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन नहीं होती है, वो अकेले ही तना सफ़र कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हर मॉलिक्यूल दूसरे से बेगाना होता है, अनजान होता है, तभी तो टकरा भी रहा होता है आपस में जाके रैंडम मोशन की वजह से, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर हो गया, इट इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू KMT, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। बाकी सब आपको पता है KMT के पॉइंट्स हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के। नेक्स्ट, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर अ गैस इज फिल्ड एट 1 atm प्रेशर इन अ क्लोज कंटेनर। टू कंप्रेस दिस गैस टू 1/4 ऑफ दिस इनिशियल वॉल्यूम द प्रेशर कैन बी अप्लाइड इज। कह रहे कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर एक गैस फिल किया गया 1 atm प्रेशर पर क्लोज कंटेनर में। टू कंप्रेस दिस गैस टू 1/4 ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम, मतलब 1/4 करना है, मतलब एक बार कम करना है आधा, उसके बाद दोबारा आधा कर देना है। तो आप कह रहे हैं आपको 1 atm से प्रेशर कितना पड़ेगा, तो 2 बार डबल करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार 1/2 करेंगे, फिर एक बार 1/4 होगा, 2 बार कम करना है ना, एक बार आधा किया फिर आधा किया, किसको, वॉल्यूम को। तो और वॉल्यूम और प्रेशर के एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। तो जो भी आपको प्रेशर दिया पहले एक बार डबल करो, फिर दोबारा डबल करो, तो 1 का डबल कितना हुआ 2, 2 का डबल कितना हुआ 4, लॉजिक कहती है 4 आंसर होगा। अब आप इसको न्यूमेरिकल में P1 V1 इक्वल टू P2 V2 करो तभी यही आएगा। लेकिन फिर वही बात है ना कि लॉजिक से सॉल्व करना हमेशा से बेहतर होता है। इट विल सेव योर टाइम एंड इट विल गिव यू कॉन्फिडेंस एज वेल कि आपकी कैलकुलेशन में मिस्टेक तो नहीं हो रही, ये चीज़ आपको मिस्टेक नहीं करके देगी कैलकुलेशन में, ठीक है, क्योंकि आपका लॉजिक बन चुका होगा ना। वरना जब कैलकुलेशन करते हैं तो आपको लग पता नहीं रहा होता है कि सही आंसर आया भी कि नहीं आया। फिर उसके लिए क्या होता है कि हम बस पहले हम सवाल को पढ़ लें, खुद ही आंसर निकालें, देन हम आंसर की तरफ आएँ। कभी भी ऑप्शंस को ना पढ़ें, सिंपल तरीका है। अगर आपका रट्टा रटाया सवाल नहीं है, एक तो जैसे NED में आ रहा है कि पता है इसका आंसर यही है, तो डायरेक्ट आंसर देख लिया, लेकिन MTCAT में तो ऐसा नहीं है। तो पहले हम क्वेश्चन को रीड कर लें, और अगर न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है तो पहले उसका आंसर निकाल लें। अगर डाउट से बचना चाहते हो, पहले उसका आंसर निकाल लो, उसके बाद ऑप्शन की तरफ देखो, तो क्या होगा, ज़्यादा कॉन्फिडेंस अगर आपको निकाला हुआ ऑप्शन ही आ रहा होगा ना, तो आप 100% कॉन्फिडेंट हो जाएगा कि इस सवाल को देखने की जरूरत दोबारा नहीं है, क्योंकि हमारा सही आया। लेकिन अगर आप पहले ही ऑप्शन देख लोगे ना, तो आप हर मुमकिन कोशिश करोगे कोई एक आंसर ऑप्शन लाने की, और ये मिसलीड करती है, क्योंकि ऑप्शंस ऐसे होते हैं ना बेटा, इसके सारे सही लग रहे होते हैं। अब अगर मैं पहले ऑप्शन देख लेता ना, मुझे ये भी सही लगता है, ये भी सही लगता है, ये भी, क्योंकि सब मल्टीपल्स में चल रहे हैं, 4 का आधा, 2 का आधा, 1 का आधा, 0.5 0.25। देखो ना कि भाई चलो भाई एक 4 दे रहा है, एक 50 दे रहा है, एक 200 दे रहा है, एक 800 दे रहा है, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। तो इसमें ये वाला काम नहीं करना है। जो अक्सर स्टूडेंट मैंने देखा करते हैं कि वो पूरे ऑप्शंस की तरफ आते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया सारे MCQs, ठीक है। कुछ मैं करा रहा हूँ, आगे से आपको खुद करना है, क्योंकि रिपीट होंगे MCQs, वैल्यूज़ चेंज होंगी और टॉपिक्स रिपीट होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ O2 इज,
I don't know which gas it is. Okay, now it's better. तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन गैसेस डैश बताइए. दिस इज ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन. हाइड्रोजन गैस के रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होती है? हीलियम के हाफ, हीलियम का डबल, 1.4 टाइम्स, 4 टाइम्स. चलो इसको पहले मैं न्यूमेरिकली सॉल्व करके दिखा देता हूँ. रूट आएगा हमारे पास, ठीक है. तो द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन इज मतलब RH2 अपॉन R हीलियम, तो मॉलिकुलर मास ऑफ He अपॉन मॉलिकुलर मास ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू, तो ये हमारे पास आ गया 4/2, 2 1 2, 2 2 4, ये 1.414. ये तो बताया था मैंने, √2 हमेशा 1.414 आता है. तो इसका मतलब क्या हो गया कि हाइड्रोजन गैस विल डिफ्यूज़ 1.414 टाइम्स फास्टर देन हाइड्रोजन. ठीक है, तो सॉरी हीलियम, तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो गया. मतलब आप इसको न्यूमेरिकल से भी निकाल सकते हैं. ठीक है, चूँकि हाइड्रोजन गैस कितना ज़्यादा फास्टर डिफ्यूज़ करेगी हीलियम से, तो 1.414 टाइम्स. दिस इज कॉल्ड ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन. और इसमें चीज़ याद क्या रखनी है बेटा, कि जो यहाँ पर रेट आप लगाओगे उसके सामने उसका उलट लगा होना चाहिए. बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, हाइड्रोजन के सामने मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोजन का डाल देते हैं और हीलियम के सामने हीलियम का डाल देते हैं. इससे आंसर बिल्कुल उल्टा आ रहा होता है. ठीक है, तो उसको क्या करना है, इस एक कॉन्सेप्ट को याद रखना है कि आगे जाकर ये रिवर्स हो जाता है. कि जब हम डेरिवेशन करते हैं तब हमें पता लगता है ऐसा क्यों हो रहा है. चूँकि एप्टीट्यूड में हम डेरिवेशन पर फोकस नहीं करते हैं, इसलिए आपका काम है इस चीज़ को याद रखना. ठीक, ओके. नेक्स्ट है ना, गैस इज हीटेड फ्रॉम 298 केल्विन टू 323 केल्विन एट कांस्टेंट प्रेशर, इट्स वॉल्यूम विल चेंज एज डैश. अगर एक गैस को हीट किया जा रहा है 298 से 323 केल्विन तक कांस्टेंट प्रेशर में, तो उसका वॉल्यूम कितना चेंज होगा? अच्छा एक मिनट, क्या इस टेम्परेचर को डबल किया जा रहा है? क्या ये डबल तो नहीं किया जा रहा है, ये तो कंफर्म है. ठीक है, चूँकि डबल होता तो 298 का डबल 323 नहीं है. अच्छा 298 का हाफ निकालो अगर तो कितना हो जाएगा? 298 का आधा कितना होगा? कितना होगा? हाफ करो ना इसको, इस हाफ तो कर सकते हो. 149. ओके, और 149 में प्लस करो ज़रा. कितना आ रहा है? ओके, सो व्हेन अ गैस इज हीटेड फ्रॉम 298 केल्विन टू 322 केल्विन एट कांस्टेंट प्रेशर, इट्स वॉल्यूम विल चेंज एज. बढ़ा रहे हैं तो ओके, टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा ना, इंक्रीज़ होगा. मसला ये है एट कांस्टेंट प्रेशर ना, मतलब भाई ये क्या चार्ल्स लॉ है, सिंपल. अब चार्ल्स लॉ है तो टेम्परेचर को बढ़ाया जा रहा है तो वॉल्यूम बढ़ेगा. तो मसला ये है कि सभी ये ए बी और सी इंक्रीज़ वाले हैं. ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इस दोनों को अगर हम केल्विन से सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करें तो हमें पे पता लग रहा है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर कन्वर्ट हो रहा है 50 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब डबल हो रहा है. अब जब टेम्परेचर डबल हो रहा है कांस्टेंट प्रेशर पर, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा ना. तो इंक्रीज बाय ट्वाइस, तो क्या आंसर हो जाएगा उसका? 1.08 टाइम्स ना. मतलब 1.5 1.8 का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता इसके अंदर इस आंसर के, क्योंकि बहुत करीब करीब वैल्यूज़ है ना. तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 1.08. तो असल में यहाँ पर मसला ये था कि 298 से 323 ना ये डबल हो रहा था, ना यहाँ पर केल्विन के अंदर हाफ हो रहा था. और जब भी हम डबल या ट्रिपल करते हैं तो सेंटीग्रेड के बजाय ना केल्विन में ही कर रहे होते हैं. तो सेंटीग्रेड पे अगर आप देख रहे हैं कि 25 से 50 हो तो रहा है, लेकिन उसके बावजूद ये नहीं हो रहा, चूँकि हमने पढ़ा था चार्ल्स लॉ के अंदर के द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, नॉट डायरेक्टली सच जस्ट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होती. और एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है हमारा? केल्विन. तो केल्विन में ही आपको रखते हुए डबल और हाफ करना है. आप सेंटीग्रेड पे करोगे तो वो आपको मिसलीड कर रहा होगा. ठीक है, ठीक है. तो अभी इस तरह से हो गया ये, बट मैं चाहता हूँ कैलकुलेशन के बिना लॉजिक से सॉल्व हो जाए जितना जल्दी, क्योंकि इट विल कंज्यूम योर टाइम. अगरचे आंसर आ जाएगा बट इट विल टेक योर टाइम. ठीक है, तो कैलकुलेटर हमने यहाँ पर भी नहीं चलाया, सिंपल सी बात है. अच्छा, अगर आपके पास कैलकुलेटर हो तो विद इन अ सेकंड इसका आंसर है, देयर इज नथिंग. ओके, नेक्स्ट इज सर्टेन मास ऑफ हीलियम गैस इज प्रेजेंट इन अ कंटेनर एट 303 केल्विन, एट व्हाट टेम्परेचर इट्स वॉल्यूम विल बिकम डबल. किस टेम्परेचर? 303 केल्विन पर एक गैस है,
तो उसका वॉल्यूम डबल किस टेम्परेचर पर जाकर होगा, मतलब अगर केल्विन में बात करें तो 606 केल्विन पर होगा, 606 केल्विन पर होगा, लेकिन 606 केल्विन कहीं है ही नहीं, तो मतलब क्या करें, 606 माइनस 273, अगर इससे माइनस करें तो सेंटीग्रेड में क्या आ रहा है चेक करें, 333 आ रहा है, 333 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, ये आप आराम से इसको कर सकते हैं नॉर्मल मेथड से, 603 में मतलब निकालने को मुश्किल काम नहीं है। इट विल टेक 5 और 10 सेकंड्स, क्योंकि मैं थोड़ा क्लास इतने लंबा लेकर नहीं जाना चाहता, तो ये आप खुद कर सकते हो, ये मैनुअली कर सकते हो ना इसको माइनस, ठीक है, वरना वो बड़ा ऑकवर्ड सा लगता है कि बोर्ड में मैं माइनस करूँ, तो रिकॉर्डिंग चलिए दैट्स ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉरी सी ऑप्शन 333। कॉन्सेप्ट तो क्लियर ना, आया कैसे आंसर ये। नेक्स्ट इज हाइड्रोजन गैस बिहेव मोस्ट आइडियली एट डैश। हाइड्रोजन गैस का आइडियल बिहेवियर कब होगा, तो कोई भी गैस आइडियली, रियल गैस आइडियली कब बिहेव करती है, जब उसके लिए सूटेबल कंडीशन होता है, जब वो सारे गैस लॉज को फॉलो करती है, और ये कब होता है, हाई टेम्परेचर पर और लो प्रेशर पर। तो हाई टेम्परेचर लो प्रेशर ढूंढ लो यहाँ पर, हाईएस्ट टेम्परेचर और लोएस्ट प्रेशर, सी हो जाएगा 100%, ठीक है। तो मोस्ट आइडियल बिहेवियर कब होगा गैसेस का, जब प्रेशर लो होगा और टेम्परेचर हाई होगा, और सब में सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मीथेन इज ट्वाइस दैट ऑफ गैस एक्स, द गैस एक्स इज डैश। कहते हैं कि रेट ऑफ डिफ्यूजन मीथेन का 2 गुना है एक गैस जो एक्स है, वो एक्स गैस कौन सी है, मतलब ले देखो ज़रा समझो इस चीज़ को, ग्राम्स लॉ डिफ्यूजन है, क्योंकि डिफ्यूजन जब आ गया तो ग्राम्स लॉ के अलावा कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो RCH4 अपॉन RX इज इक्वल टू अंडर रूट मॉलिकुलर मास ऑफ X अपॉन मॉलिकुलर मास ऑफ CH4। मैं पहले सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, फिर जो लॉजिक बनेगी तो वही बता दूंगा। R मीथेन दिस इज एक्चुअली 16 अपॉन RX, ये तो मालूम करना है, सॉरी बल्कि नहीं, RCH4 है ना, ये तो 2/1 है ना। मीथेन गैस विल डिफ्यूज 2 टाइम्स फास्टर देन दिस गैस X, तो RCH अपॉन RX हमारे पास 2 हो गया इक्वल टू, हाँ ये MX ये मालूम करना है, डिवाइड बाय MCH4 कितना हो गया हमारे पास 16। रूट बोथ साइड लेंगे यहाँ पर हम, टेकिंग स्क्वायरिंग बोथ साइड, सॉरी स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, ये हमारे पास 4 हो जाएगा इक्वल टू MX ओवर 16 हो जाएगा, ठीक है। 16 फोर द 64 आ गया हमारे पास आंसर, ठीक है। अब ये 64 किसका है, मॉलिक्यूलर मास देखो, क्या O2 का तो नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड का भी नहीं है, O3 का है क्या, 16 इंटू 3 नहीं, 48 नहीं, सल्फर डाइऑक्साइड क्या होता है 32 + 32 64, डी ऑप्शन क्लियर है। अच्छा लॉजिक क्या बनाएंगे उसके अंदर अगर हम देख लें तो, ट्वाइस दैट ऑफ गैस एक्स, मीथेन 16 है, ट्वाइस डिफ्यूजन हो रही है, ताकि आगे न्यूमेरिकल में हम लॉजिक पे काम करें, विद पूरा कंप्लीट फॉर्मूला ना लगाएं ये वाला। अगर रेट ऑफ डिफ्यूजन ट्वाइस कह रहा है तो हम देख रहे हैं कि 16 का ये 4 टाइम्स हो रहा है, 16 4 दा, मतलब अगर कोई गैस अगर दूसरी गैस से अगर डबल डिफ्यूज़ कर रही है, अगर कहा जा रहा है कि मीथेन गैस फलानी गैस से ट्वाइस इसके रेट ऑफ डिफ्यूजन है, 2 गुना फास्टर रेट से डिफ्यूज़ कर रही है, तो सामने वाले गैस का जो भारी गैस उसका कितना मास होगा, तो हम कह सकते हैं 4 टाइम्स होगा। तो ये एक लॉजिक ये बन रही है ना हमारे पास, कोई 16 हमारे पास इसका है, 16 4 द 64, इसी तरह से आ रहा है, ठीक है। तो आगे क्या पता हम ये कोशिश करेंगे कि लॉजिक बनाने की, फिलहाल अभी तो हमने सॉल्व कर लिया न्यूमेरिकल की मदद से, फॉर्मूले की मदद से, ठीक है। समझ में आएगी बात, तो वैसे इससे तो समझ में आएगा ना सबको, लॉजिक्स के थ्रू समझना थोड़ा टाइम लेगा, बट फॉर्मूले से तो आ गया ना सबको कैसे हो रहा होगा, ठीक है। देखो आपकी मर्ज़ी होती है, आप किसी भी तरह से करें, उनको सिर्फ आंसर चाहिए। अगर आपने आंसर कीज़ में बबल शीट में आंसर मार्क ठीक किया है तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता आपने लॉजिक से सॉल्व किया है या आपने फॉर्मूला लगा के सॉल्व किया है, उनको आंसर करेक्ट चाहिए, हर किसी को ऐसे ही चाहिए, ठीक है। और एनईटी वालों को तो ये भी फ़र्क नहीं पड़ता कि आप रट्टा लगा के घर से आए हो, उनको आंसर सही चाहिए ना भाई, भले आपने पास पेपर याद किए कुछ भी किया, आंसर सही है तो नंबर मिलने हैं, सिंपल सी बात है। ओके नेक्स्ट इज, इफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ गैस इज कंप्रेस्ड टू इट्स हाफ, हाउ मेनी मोल्स ऑफ गैस विल रिमेन इन द वेसल। अगर वॉल्यूम गैस की वॉल्यूम को हाफ कर देंगे तो उसके मोल्स क्या हो जाएंगे, क्या वो हाफ हो जाएंगे या वही रहेंगे, रिमेन सेम होंगे। अच्छा एक सेकंड, मुझे लेट मी क्लियर दिस थिंग ना, हाफ करने से मुराद क्या कहा जा रहा है कि कंप्रेस किया जा रहा है, जैसे एक तो ये है ना जिस रूम के अंदर गैसेस मौजूद हैं, या तो मैं सारी गैसेस को एक इसके आधे रूम में कन्वर्ट कर दूं, एक तो ये है,
और एक हाफ करने का मतलब ये हो सकता है कि इस रूम को आधा कट कर दो बीच से, तो आधे मॉलिक्यूल एक तरफ हो जाए, आधे मॉलिक्यूल एक तरफ हो जाए। अगर इस सिचुएशन में करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स भी आधे हो जाएंगे, चूँकि नंबर ऑफ मोल्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स को शो कर रहा होता है। एक मोल सब्सटेंस 6.02 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल्स रखता है। तो हमेशा जब भी वॉल्यूम हाफ करने की बात की जा रही होती है, कंप्रेस किया जा रहा है। यहाँ पर ये नहीं किया जा रहा है कि आधा काट दे रहे हैं बीच से, तो जाहिर सी बात है कि कंप्रेस करें तो पार्टिकल्स तो उतने ही रहेंगे ना भाई, पार्टिकल्स तो सेम होंगे। ये बच्चे अक्सर गलती करते हैं उसके अंदर, मतलब डब्बे को आधा नहीं काट रहे हैं, उसके वॉल्यूम को हाफ कर दे रहे हैं। मॉलिक्यूल्स तो नहीं रहेंगे ना, मॉलिक्यूल ढूंढे ना कम हो जाएंगे, आधे हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? ये जैसे इस रूम में जो डेस्क है ना, बहुत सारे डेस्क इस रूम में रखे हुए हैं, अगर रूम को डायरेक्ट आधा कर दो तो डेस्क भी आधे हो जाएंगे। लेकिन अगर कंप्रेस करेंगे तो क्या करेंगे, रूम आधा करके सारे डेस्क को करीब करीब कर देंगे। बात समझ में आ गई? ये वाला कॉन्सेप्ट है। तो सेम रहेगा, अगरचे एवोगाड्रोस लॉ जो आपको बात करता है वो डिफरेंट बात करता है, वो सेम कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर पर बात कर रहा होता है, और वहाँ फिर वो वॉल्यूम कहता है 22.41 dm³ होता है। ये एवोगाड्रोस लॉ है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन देखिए, इस तरह के सवाल बड़े आते हैं एमडी कैट के अंदर 1, 2, 3 वाले। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट कंसिडर कीजिए। 5 स्टेटमेंट लिखिए, एक और लेकिन ट्रू ट्रू, चलो 4 स्टेटमेंट समझ लो। इसी के 5वीं स्टेटमेंट को हम कट कर, अच्छा नहीं ये तो स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है, ओके। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और बताने कि कौन से स्टेटमेंट ट्रू कौन से फॉल्स। टी 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 मतलब चारों ट्रू हैं, 2 ट्रू 2 फॉल्स, क्या है आप बताएं इधर, रीड करें इसको। फर्स्ट है द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। क्या ये हमें पता है कुछ ऐसी चीज़, पी वी इक्वल टू के जैसी चीज़, मतलब 100% टी, तो मतलब कि सी कट गया ऐसे ही, क्योंकि पहले ही एफ आ गया। एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज दिस, बिल्कुल ऐसा ना, गलत है। सेंटीग्रेड में इतना होगा ना, केल्विन में तो 0 होगा। तो टी एफ कहाँ गया, टी एफ, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। जरूरत ही नहीं नीचे देखने की, क्योंकि बाकी समझ में आ रही है बात, क्योंकि बाकी 100% टी टी होगा। अब चेक कर लोगे तो पता लग जाएगा, सही बात है ना। तो टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है कि इस दोनों को पढ़े, हम आगे बढ़ते। 4 ग्राम ऑफ N2 टेस्ट ट्यूब पे कॉप आया वॉल्यूम ऑफ डैश 4.4 ग्राम, सॉरी 1 मिनट, इसका देखो लॉजिकली सॉल्व करते हैं ज़रा, ठीक है। चेक करो, N2O है नाइट्रस ऑक्साइड, लाफिंग गैस, ठीक है। दैट्स 28 प्लस ऑक्सीजन हो गया 16, तो 28 और 16 कितना हो गया हमारे पास, 4 1 2 1 2 3 4 4 4 44 ग्राम, मतलब कि ये 1 मोल हो गया। और 1 मोल कितना को पाई करता है, 22.41 STP पर, पक्का है। 4.4 का मतलब क्या हो गया, 10 टाइम्स कम हो गया ना ये। अब जब मोल्स 10 टाइम्स कम हो गए अगर हम बात करते हैं, तो फिर हमारा वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, 22.41 से 2.241 हो जाएगा। बात समझ आ रही है? तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर, सी ऑप्शन। फिर से देखो क्या लॉजिक लगाई मैंने यहाँ पर। अच्छा, अगर आप फॉर्मूला लगाएंगे तो फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, वॉल्यूम इक्वल टू मास ओवर मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई बाय, अब देखो फॉर्मूले से चेक करो, मास हमारे पास है 4.4, ये हमारे पास है 44 मल्टीप्लाई बाय 22.41, पक्का। तो ये 1 हो गया और ये 10 हो गया, तो 22.41 को जब 10 से डिवाइड करें तो पॉइंट एक पीछे आएगा, 2.241। इसी चीज़ को मैंने जहन में आपके सामने करके दिखाया अभी कैसे होता है। बस समझ में आ रही है? शार्पनेस होती है हर स्टूडेंट की, मेंटल मैथ्स अच्छी नहीं होती है। ये तो मेंटल मैथमेटिक्स क्या होती है, जहन में ही आप जो है न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लेते हैं, ये दिमाग, और ज़्यादा बेहतर यही होता है। इससे आपकी शार्पनेस का पता लगता है कि हाउ मच इंटेलिजेंट इंजीनियस यू आर इफ़ यू कैन सॉल्व द सिंपल इक्वेशंस इन योर माइंड। सही ना भाई? वैसा पैसे भी कर सकते हैं, रफ शीट आपको दी जाती है, उसके अंदर आप पूरा सॉल्व कर सकते हैं। एनईडी में भी दिया जाता है, केयू में भी, उसमें केयू में भी दिया जाता है, डाउ में भी दिया जाता है, हर जगह दिया जाता है, ठीक है। मतलब वो आपको ये नहीं कहते बेटा हम शीट नहीं दे रहे, सब दिमाग में ही करना है, आप करो भाई। हर बच्चे की मेंटल मैथमेटिक्स डिफरेंट होती है, सही है। अच्छा, मुझे जैसे कि लॉजिक समझ में आ जाती है, कैलकुलेशन मुझे जहन में नहीं होती, लेट्स से ना, मुझे कैलकुलेशन लिखना पड़ता है, मुझे 28 और 16 भी प्लस करना पड़ेगा, मैं लिखूंगा, ये मेरे अच्छा आप जहन में कर सकते हैं, लेकिन मुझसे नहीं होगा। हाँ, लेकिन लॉजिक मैं जहन में बना सकता हूँ। तो मतलब डिफरेंट हर इंसान के पास स्किल्स होती हैं, वो गॉड गिफ्टेड होती हैं, बचपन से उसके अंदर आती हैं।
सही है। तो आपको कोई भी मेथड इस्तेमाल करना है, आप चाहो तो फॉर्मूला भी पेज पर लिख कर करो, वैल्यूज़ भी पुट करो, सॉल्व भी पेज पर करो, ठीक है। इसलिए मैं ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स दे रहा हूँ, क्योंकि अक्सर बच्चे परेशान होते हैं सर बिना कैलकुलेटर के कैसे होगा न्यूमेरिकल। सबसे बड़ी परेशानी तो MD-CAT के अंदर ये है, ठीक है। वैसे न्यूमेरिकल इतने आते नहीं, एडिटिंग में तो एक भी नहीं आता है, देखा जाए तो बहुत गिनती के, लेकिन डाउ मेडिकल में आते हैं MD-CAT के टेस्ट के अंदर, तो वहाँ देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक और न्यूमेरिकल आ रहा है। 100 ml of helium takes 10 seconds to fuse from a hole. How long would it take for 80 ml of CH4 through same hole? 100 ml का हीलियम जो है वो 10 सेकंड ले रहा है फ्यूज़ करने में एक होल से। बताएं मीथेन 80 ml का वो कितना टाइम लेगा उसको फ्यूज़ करने में। तो बेटा जब टाइम आ जाता है ना ग्राम्स लॉ के अंदर, तो वहाँ फॉर्मूला चेंज हो जाता है। अब फॉर्मूला क्या हो जाता है देखो, वॉल्यूम ऑफ, या पहले टाइम लिख देते हैं, टाइम टेकन बाय दो गैस है ना, जैसे पहले गैस कौन सी है, हीलियम, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ हीलियम मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ दूसरी गैस है मीथेन, डिवाइड बाय टाइम टेकन बाय मीथेन इक्वल टू अंडर रूट। इसके बाद अच्छा टाइम हीलियम का है तो बिल्कुल इसके सामने मॉलिक्यूलर मास हीलियम का आएगा, और टाइम मीथेन का है तो उसके सामने मॉलिक्यूलर मास मीथेन का आएगा। अब सारी वैल्यूज़ को पुट कर दो। हीलियम कितना ले रहा है बेटा, 10 सेकंड ले रहा है, और वॉल्यूम हीलियम का वॉल्यूम हीलियम में कितना 100 ml मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम मीथेन का कितना है बेटा 80 ml, और टाइम कितना ले रहा है नहीं पता, टी मीथेन हमने ऐसे ही छोड़ दिया, इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास हीलियम का 4 और इसका 16। सही है। तो अच्छा अगर हम इसको रिवर्स कर दें, उलट दें तो ज़्यादा आसान हो जाएगा ये। हम उसको पूरा रिवर्स कर सकते हैं मैथमेटिक्स के कानून से, पूरा उल्टा कर सकते हैं। जैसे देखो, चूँकि फिर कैलकुलेशन थोड़ी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि ऊपर हमेशा ना ऊपर बड़ी वैल्यू होनी चाहिए, नीचे छोटी ना, तो काटने में आसानी होती है, फ्रैक्शन नहीं आता। सही है। तो टी ऑफ यहाँ पर जैसे कि मीथेन कर लेते हैं, अपॉन वॉल्यूम ऑफ मीथेन डिवाइड बाय टी ऑफ हीलियम अपॉन टाइम ऑफ हीलियम मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन अपॉन, अब सही है। अब देखो अब बेहतर है, देखो भाई यहाँ पर मीथेन हमारे पास है, वॉल्यूम इसका कितना भाई 80 डिवाइड बाय मीथेन का हमारे पास टाइम मीथेन का मालूम करना है ना, TCH4 कितना टाइम ले रहा है मीथेन, वॉल्यूम कितना है मीथेन का 80, चेक कर लो मैं गलत ना करूँ, वॉल्यूम ऑफ हीलियम यहाँ पर 100 डिवाइड बाय टाइम ऑफ हीलियम यहाँ पर 10 सेकंड मल्टीप्लाई बाय ये हमारा 16, ये हमारा 4। ओके अब ईजी हो जाएगा, ठीक है। ये इक्वल टू है, सॉरी 4 1 4 4 4 16, 10 1 10 10 10 100, 10 1 10 10 8 80, टी मीथेन इक्वल टू 4 का रूट क्या निकला बाहर 2 मल्टीप्लाई बाय 8 कितना हो गया 16, 16 सेकंड लगेगा इसको डिफ्यूज़ करने में, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट। आए समझ में बात। तो मैंने उल्टा क्यों ये कॉन्सेप्ट देखना था, क्योंकि इससे कट करने में आसानी होगी। वो आप भी देख रहे थे कि मसला आने वाला था उसमें, क्योंकि 1/16 हो रहा था वो, फिर उसको कर तो पाएंगे, लेकिन चूँकि मैं बता रहा हूँ कि मैं मैथमेटिक्स को हमेशा सिंपल करने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं है तो आप कोशिश करो कि ज़्यादातर होल नंबर पे काम हो, फ्रैक्शंस पे काम ना हो। सही है। और उसके चक्कर में मैं क्या रिवर्स कर दिया, बोलो बेटा, ये फॉर्मूला रिवर्स कर दूँ, ये जो लगा है, ठीक है। इस फॉर्मूले को मैं ड्राइव करके दिखा देता हूँ, ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, ठीक है। उसको हम ड्राइव कर लेते हैं कि बच्चे कंफ्यूज होते हैं सर ये फार्मूला कहाँ से आया। तो फार्मूला देख लो कि ग्राम्स लॉ में तो सर ऐसा फार्मूला हमने कभी पढ़ा ही नहीं, ये आप कहाँ से ला रहे हैं, तो ये देख लो ज़रा। लेकिन फर्स्ट टाइम में न्यूमेरिकल आते थे इस फार्मूले से, टाइम वाले, ठीक है। तो देखो बेटा हमारे पास ग्राम्स लॉ क्या कहते हैं, RA/RB इक्वल टू अंडर रूट MB/MA, जो पूरी क्लास जानती है फार्मूला। इस फार्मूले में किसी को शक नहीं है कि सर ये तो होता है, दैट्स ईजी। रेट से मुराद है स्पीड, स्पीड या वेलोसिटी, रफ्तार। फिजिक्स में कहते हैं वेलोसिटी, केमिस्ट्री में कहते हैं रेट, एक ही बात है। स्पीड ऑफ डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन, दे आर सेम थिंग्स। अच्छा, जब गैसेस फैलेंगी, लाइक एक तो होता है ना एक्सपेंड होती हैं, फैलती हैं। अगर नॉर्मली अगर कोई गाड़ी वगैरह जा रही है तो 1 डायमेंशन में मूव करती है, तो उसकी स्पीड बताने के लिए हम क्या करते हैं, S अपॉन T, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। और वो S जो होता है वो 1 डायमेंशन में मोशन होती है, और कभी कभार मोशन 2 डायमेंशन में होती है, प्रोजेक्टाइल मोशन जिसको आप कहते हैं, VX VY दोनों कंपोनेंट्स होते हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। गैसेस की मोशन इन दोनों से डिफरेंट होती है, 3 डायमेंशन मोशन होती है। वो लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों का कवर करते हुए जा रहे होते हैं। सही बात है ना। गैस अगर कमरे के बीचों बीच खोल दोगे तुम
परफ्यूम स्प्रे कर दोगे तो क्या सिर्फ एक ही तरफ रहेगी, वो चारों तरफ फैलेगी। यस, लेंथ में भी, ब्रेथ में भी, हाइट में भी। तो जब हम कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन, वो सिर्फ एक लेंथ कवर कर रही होती है। जब हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, तो वो लेंथ और हाइट दोनों कवर करते हुए जा रही होती है। और जब हम बात करते हैं गैसेस की मोशन को, तो लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों कवर करते हुए जा रही होती है। इसका मतलब वो एक पूरा वॉल्यूम कवर करती है। ठीक है, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, स्पीड ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, द वॉल्यूम कवर्ड बाय गैस पर यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में किसी गैस ने कितना वॉल्यूम कवर किया, वो रेट ऑफ डिफ्यूजन है। तो इस वी आर ए को बेटा क्या करते हैं, हम करते हैं वी ए ओवर टी ए, वॉल्यूम कवर्ड पर यूनिट टाइम, डिवाइडेड बाय, अच्छा आर बी क्या हो जाएगा, वी बी ओवर टी बी इक्वल टू अंडर रूट एम बी ओवर एम ए। उसके बाद डिवाइड को मल्टीप्लाई करेंगे, तो वी ए ओवर टी ए मल्टीप्लाई बाय टी बी ओवर वी बी इज इक्वल टू अंडर रूट एम बी ओवर एम ए। आगे ये फॉर्मूला उठ के, अच्छा इसमें एक चीज़ याद रखने की क्या है, टाइम जिसका होगा उसी का मॉलिक्यूलर मास सामने होगा, जिसका टाइम होगा उसी का मॉलिक्यूलर मास सामने होगा। बस ये याद रखना है, इसको उल्टा पुल्टा नहीं कर देना वरना फिर मसला हो जाएगा। समझ गए, तो ड्राइव करके मैंने दिखा दिया फॉर्मूला आता कहाँ से कॉन्सेप्चुअली, तो मैंने इसको डायरेक्ट यूज़ कर लिया यहाँ पर। कोई मसला, तो इस तरह के आगे और न्यूमेरिकल आएंगे तो अब आप ये खुद सॉल्व कर सकेंगे इजीली। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैंने थ्योरेटिकल सवाल कम से कम डालने की कोशिश की है, ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स हैं जिसमें बच्चे स्टक हो जाते हैं। थ्योरी तो यार तुम लोग सबको आती है, तुम लोग अच्छा कर लेते हो, लेकिन न्यूमेरिकल्स में स्टक होते हो, वो भी विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर वाले में, तो वो ज़्यादा मसला है। ठीक है, आगे बढ़ें, तो मसला यहाँ तक बेटा डन है। गैसेस कैन बी इजिली कंप्रेस्ड बाय अप्लाइंग प्रेशर ड्यू टू डैश। गैसेस पे प्रेशर लगाया जाता है तो वो आराम से कंप्रेस हो जाती हैं। क्यों गैसेस आराम से कंप्रेस क्यों हो जाती हैं? सी एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, दैट्स व्हाई दे आर कंप्रेस्ड इजीली। ओके, नेक्स्ट, विच पेयर ऑफ द फॉलोइंग गैसेस ऑक्यूपाइज सेम वॉल्यूम एट एसटीपी। कौन से पेयर का वॉल्यूम सेम होगा? जिसके देखो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स एज पर द एवोगाड्रोस लॉ। जिसके नंबर ऑफ मोल सेम, पेयर के जिस पेयर के उसका वॉल्यूम सेम, उस दोनों पेयर का। 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन 4/2, 2 मोल आ गया, 4/4 1 मोल आया, कट गया। समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूँ मैं लॉजिक में अंदर दिमाग में अपने? आप भी कर रहे हो ना ये काम? ओके, 2 ग्राम मीथेन, ओके दैट्स 2/16। ऐसा ही है बेटा, 2 1 2 2 8 16, तो 1/8 लिख देते हैं सिर्फ इसको। ठीक है, 1/8। 8 ग्राम SO2 8/64, 8 1 8 8 8 64। ओके, ठीक हो गया। आई समझ में बात? दोनों 1/8 मोल्स है, क्योंकि दोनों के नंबर ऑफ मोल्स सेम है, दैट्स वाई बोथ हैव सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट एसटीपी। बाकी इसमें करोगे तो अलग अलग आएंगे, मैं कर नहीं रहा। सही है। अच्छा देखो, मैंने फ्रैक्शन पे लाकर छोड़ दिया, मैंने 1/8 को आगे डिवाइड नहीं किया क्योंकि ज़रूरत नहीं थी। अगर ये भी 1/8 आ जाता है तो दोनों का आंसर भी तो सेम आएगा ना फ्रैक्शन निकलने के बाद। बात समझ में आ रही है? क्योंकि 1/4 तक बच्चों को याद रहता है कि 1/2 तो सर हो गया 0.5, 1/3 हो गया 0.33 और 1/4 हो गया 0.25। उसके बाद बच्चे को याद नहीं रहता है कि उसके बाद क्या है 1/8 के बाद। ठीक है, बस 0.12 हो जाता लेकिन नहीं याद रहता। ठीक है, तो मसला मतलब हमें करेक्ट आंसर्स तक पहुंचना, हमारा मकसद एक्यूरेट आंसर लाकर उनको नहीं देना। करेक्ट आंसर हमारे पास जो आ जाए दैट्स ओके। आगे बढ़ने को मसला नहीं तमाम क्वेश्चंस के अंदर। एक रह गया, ओके यस दिस वन, ओके। असल में क्वेश्चन नंबर मैं डालना भूल गया इसके अंदर, इसलिए पता नहीं लग रहा। ये वाला रह गया, इफ 100 ml ऑफ अ गैस इज कूल्ड फ्रॉम दिस टू दिस, इट्स वॉल्यूम विल बिकम। देखो फिर से 300 केल्विन, हमेशा केल्विन में टेम्परेचर कन्वर्ट कर लो, अभी हमने सीखा है इस चीज़ को। तो 200 273 मतलब माइनस और माइनस का 123, अतः 273 प्लस 123 कितना हो रहा है? ये गलत कर दिया मैंने, सॉरी।
कैल्विन इक्वल टू कैल्विन टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273, ये करना था ना, उल्टा कर दिया मैंने। ओके सॉरी, यस बिल्कुल, -123 प्लस 273, 273 से माइनस करो, 123 कितना हो रहा है, 150 हो रहा है। ओके अब क्लियर हुआ मामला। 300 कैल्विन से 150 कैल्विन हुआ, मतलब आधा हुआ, तो वॉल्यूम भी कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो पहले 100 था, तो 100 का आधा कितना हो गया, 50, 50, बी ऑप्शन करेक्ट, सही है। तो यहाँ पर बस फंसाया आपको, यहाँ पर था कैल्विन, अगर मैं डायरेक्ट दे देता ना यहाँ पर मिसाल के तौर पर 150 कैल्विन, तो विदिन अ सेकंड आंसर आ जाता, लेकिन थोड़ा सा बोला कि बच्चा थोड़ा घुमाए इसको, तो उसको आगे कर दिया, मतलब उसको कन्वर्ट किया पहले कैल्विन में, फिर हमने देखा हाफ हो रहा है तो वॉल्यूम भी हाफ हो गया एज पर चार्ल्स लॉ। ठीक है, अब सही सारे हो गए। तो क्या एमसीक्यू मुश्किल नहीं है, बस ईजी है, लेके सॉल्व करना पड़ रहा है बहुत सारी चीज़ों को। नेक्स्ट देख लें। Which of the following mixture of gases at room temperature does not follow Dalton's law of partial pressure? Dalton's law of partial pressure सिर्फ उन गैसेस पर अप्लाई होता है जो नॉन रिएक्टिंग होते हैं। फॉर अ नॉन रिएक्टिंग मिक्सचर ऑफ गैसेस द टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस इज इक्वल टू द समेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल द गैसेस प्रेजेंट इन द मिक्सचर। अगर उर्दू में बोला जाए तो अगर किसी कंटेनर में ऐसे गैसेस मौजूद हैं जो आपस में रिएक्शन नहीं करते, तो उन तमाम गैसेस के पार्शियल प्रेशर का जो समेशन है, एडिशन है, प्लस है, वो बराबर सबको जमा कर दो तो फिर वो टोटल प्रेशर के बराबर आता है। उर्दू में ऐसी बात करते हैं ना। तो लेकिन सबसे पहला वर्ड ही यहाँ पे स्टार्ट होता है फॉर अ नॉन रिएक्टिव मिक्सचर ऑफ गैसेस। अब आपको इनमें ढूंढना है कि नॉन रिएक्टिव मिक्सचर ऑफ गैस कौन सा नहीं है, मतलब लाइक आपको देखना है कौन सा रिएक्टिव मिक्सचर ऑफ गैसेज है। इन 4 पेयर दिए में कौन से गैस रिएक्शन करके कुछ ना कुछ बना लेंगे। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, वेरी इजी क्वेश्चन। हाँ जी, बता सकते हैं कौन सी गैस रिएक्टिव है इसमें से? तुक्का, तुक्का जिंदाबाद। ABCD E। तो मुझे बता सकते हो कि इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? क्या इसका प्रोडक्ट बता सकते हो क्या बनेगा? ए का क्या बनेगा इसको मिलने से? नहीं बता सकते ना, क्योंकि इसका रिएक्शन होता ही नहीं। क्या इसमें बता सकते हो क्या बनेगा? कभी ज़िंदगी में नहीं बता सकते। C+CO2 बता सकते हो, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में रिएक्शन नहीं करते कभी भी, नॉन रिएक्टिव मिक्सचर है। क्या इसके बता सकते हो क्या बनेगा? SO4 बन जाएगा। SO2 O2 से रिएक्शन करता है बट नॉर्मल कंडीशन पे नहीं करेगा। ये वही प्रोसेस है जो कॉन्टैक्ट प्रोसेस के अंदर होता है, कॉन्टैक्ट टावर के अंदर, इन द प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम पेंटाऑक्साइड कैटलिस्ट। अदरवाइज ये नॉन रिएक्टिंग होता है, सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करता है जब तक एक खास एक्सट्रीम कंडीशन मेंटेन ना किया जाए। क्या ये रिएक्शन हो सकता है क्या फिजिबल? दैट्स अ वेरी वायलेंट रिएक्शन, लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड, द वाइट फ्यूम्स ऑफ NH4Cl। ये सेकंडों का रिएक्शन है, हर घर में हो सकता है कि आप अमोनिया गैस को अगर आप HCl के पास ले जाएं या HCl के रॉड डिप करके जब आप अमोनिया गैस के पास ले जाएं तो उससे क्या होता है, वाइट कलर के फ्यूम्स निकलने शुरू हो जाते हैं। तो जो वाइट फ्यूम्स होता है NH4Cl की होता है। अगर आपने 9-10 में प्रैक्टिकल कभी किया है अमोनिया गैस के HCl का, तो वहाँ गैस बनने का टेस्ट ही हम ऐसे करते हैं। टीचर को चेक करना है कि गैस बन रही है कि नहीं बन रही है, तो ग्लास रॉड डिप करके लगाते हैं तो धुआं निकलना शुरू हो जाता है, तो बोलते हैं भाई गैस बननी शुरू हो गई। समझ में आ रही बात? अगर अमोनिया गैस को बनना चेक करना है तो HCl में ग्लास रॉड डिप करके लेकर चले जाते हैं, और अगर चेक करना है कि HCl गैस क्या है तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड में ग्लास रॉड डिप करके ले जाते हैं। तो बहुत तेज़ी से वो एक वाइट फ्यूम्स निकलने शुरू हो जाते हैं। कभी देखा किसी ने वाइट फ्यूम्स निकलते भाई, सफ़ेद धुआं जो निकलते हैं दोनों के रिएक्शन से? ये आपने सेकेंड डे के प्रैक्टिकल में भी करोगे सॉल्ट एनालिसिस के अंदर। वो तो चलो क्या कर सकते हैं उसको।
नेक्स्ट आ जाओ, द डेंसिटी ऑफ अ गैस ए इज 4 times दैट ऑफ गैस बी इफ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस ए इज m, दैट ऑफ गैस बी इज डैश। गैस ए का 4 times है गैस बी से डेंसिटी। अगर मॉलिक्यूलर मास गैस ए की m है तो b की क्या होगी? देखो बेटा, D = PM/RT। दोबारा आ जाओ वापस इसी टॉपिक पे। जितना मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा उतनी डेंसिटी ज़्यादा। गैस ए के 4 गुना ज़्यादा डेंसिटी है 20 है, तो गैस ए का मॉलिक्यूलर मास भी यकीनन 4 गुना ज़्यादा होगा, 20 है, ठीक है। तो द मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस ए इज m, तो बी का क्या होगा? 4 गुना कम। तो 4 गुना कम से क्या मुराद है? m/4 हो जाएगा या 1/4m हो जाएगा? बात समझ में आ रही है? फिर से बता देता हूँ, रिलेशनशिप देखो, डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मॉलिक्यूलर मास के मॉलिक्यूलर वेट के। जितना ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास उतनी ज़्यादा डेंसिटी, सिंपल। गैस ए की मॉलिक्यूलर मास, गैस ए की डेंसिटी 4 गुना ज़्यादा है गैस बी से, तो मतलब गैस ए का मॉलिक्यूलर मास भी 4 गुना ज़्यादा है बी से। तो यहाँ पर ये नहीं पूछने गैस ए का मॉलिक्यूलर मास बताओ, गैस ए का तो बोले m है, तो बताओ गैस बी का कितना होगा? तो उसका 4 गुना कम होगा, तो 1/4 टाइम्स हो जाएगा या 0.25 m हो जाएगा। एक ही बात है ना भाई, बात समझ में आ रही है? तो कोई इसमें सॉल्व नहीं करने की जरूरत है, मेंटली आप इसको कर सकते हो, लॉजिकली, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस पजेस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी? सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी किसमें होगी? बेटा काइनेटिक एनर्जी के बारे में सिंपल कहानी है, जितनी ज़्यादा टेम्परेचर उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी। तो मैक्सिमम टेम्परेचर ढूंढ लो। C या D? 300 में अगर तुम प्लस करो 273 तो कितना आ रहा है? 573। डी ऑप्शन होगा ना। तो C कैसे हो सकता है बेटा? तो उसका नंबर देख रहे बच्चा 546, जो उसको कन्वर्ट करो उससे ज़्यादा है। समझ आ गई बात? मिसलीडिंग MCQs होते हैं MD कैट के अंदर, तो थोड़ा सा मिसलीड कर रहे होते हैं, आपको देखना है उसको, थोड़ा सा टाइम लगाना है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मास का कोई फर्क नहीं आएगा इससे। चलो ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग। बताएं इनकरेक्ट क्या है? ए ऑप्शन इनकरेक्ट है। m = यस, क्योंकि P भी = nRT mRT अपॉन कैपिटल M होना चाहिए ना, तो स्मॉल m = P भी, हाँ यस सही है, ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है करेक्ट कंडीशन फॉर डेंसिटी ऑफ गैसेस, बी ऑप्शन वही है, D = PM/RT, ठीक है। रेशियो ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ 2 गैस A and B is 1:4। इफ मास ऑफ गैस B is 4, द मास ऑफ गैस A will be, निकाल लिया क्या? मास से मुराद यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास ले लेंगे, जो मॉलिक्यूलर मास आएगा वही होगा। देखो सिंपल है ना बेटा, RA/RB, ये भी किया है हमने न्यूमेरिकल, = √MB/MA, ये होता है ना। तो ये रेट ऑफ डिफ्यूजन बिटवीन 2 गैसेस A and B इज 1:4, तो ये हमारे पास आ गया, दैट इज 1/4। इफ मास ऑफ गैस B is 4, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस A will be, कितना आएगा? 64। इसको मैं रिवर्स कर देता हूँ, इसको मैं उल्टा कर देता हूँ, 4/1 = ये जैसे कि MB हो गया अपॉन MA, मास ऑफ MA/MB, मास भी हमारे पास कितना हो जाएगा? दैट्स 4, ठीक है। 64 क्यों आएगा? नहीं भाई 64 नहीं आएगा। 4 = अच्छा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, हाँ सही आ रहा है, 4 4 4 16 सही है, = MA/, सही कह रहे हैं, जैन ने सही तो कहा है। तो ये 4 इधर गया, 16 4 सही है, 64 ठीक है। ऐसे ही किया होगा ना तुमने, सही 64 आएगा ना। इसको मैंने देखो दोबारा पलटा है, यस, क्योंकि मास से मुराद यहाँ पर मान लेते हैं मोलर मास लिया जा रहा है ना, तो मोलर मास तो ही होता है, ग्राम में होता है, सिंपल। तो जो मॉलिक्यूलर मास है उसको मोलर मास भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर आपको उस तरह से मास निकालना चाहोगे तो वो तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि हमें नाम ही नहीं दिया जा रहा गैस का। गैस का नाम देंगे तो हम कुछ कन्वर्जन करेंगे ना, ऐसे तो नहीं निकाल सकते, ठीक है। समझ में आ गया सबको? सारे
तो कभी कभार मैं रिवर्स कर रहा हूँ बेटा, तो उसमें परेशान मत होना उल्टा करने पर, चूँकि मैं चाह रहा हूँ कि फ्रैक्शन में ना आए आंसर, क्योंकि मुझे फ्रैक्शन से हमेशा से डर लगता है। पता नहीं बचपन से है, मैंने बताया भी उससे पहले बच्चों को कि अपॉन से मुझे बड़ा डर लगता है। फ्रैक्शन मुझसे सॉल्व नहीं होता है, मुझे नीचे छोटा नंबर चाहिए हमेशा, वरना मेरा ब्लड प्रेशर हाई होता है। पता नहीं क्यों आपके साथ होता है कि नहीं, मेरा तो होता है, ठीक है। आप में से होता है किसी को ऐसा नीचे बड़ा नंबर देखकर? तो क्या पता है ना, फिर कहीं ना कहीं पॉइंट आएगा। रुपया बड़ा नंबर सुकून है, होल नंबर तक पहुंच जाएंगे। ओके, नेक्स्ट इज रेशियो ऑफ प्रेशर ऑफ वॉल्यूम इज ऑलवेज कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर बोल दिया तो कौन सा लॉ? चार्ल्स लॉ। अगर ये बॉयल्स लॉ है तो रेशियो ऑफ प्रेशर टू वॉल्यूम, अरे बेटा नॉन ऑफ दीज, कुछ भी नहीं है ये। रेशियो पी अपॉन वी थोड़ी ना होता है, वो तो पी वी होता है ना। प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज कांस्टेंट, ये चारों कोई लॉ नहीं है ये, तो नॉन ऑफ दीज हो गया ना ये। नहीं समझ भाई बात, रेशो लिखा हुआ है यहाँ पर, ये यहाँ पर अगर प्रोडक्ट होता तो फिर ये हमारे पास हो जाता, दिस इज बॉयल्स लॉ। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द डेंसिटी ऑफ एयर वुड बी मैक्सिमम एट, मैक्सिमम डेंसिटी, फिर से वही बात आ गई, टी इक्वल टू पी एम अपॉन आर टी। प्रेशर मैक्सिमम कर दो, टेम्परेचर को मिनिमम कर दो, सबसे हाई प्रेशर सबसे लो टेम्परेचर ढूंढ लो। सबसे हाई प्रेशर और सबसे लो टेम्परेचर। हाई प्रेशर सी या तो डी, सी या तो डी, यस बिल्कुल सी, 273 केल्विन एंड 2 ATM। क्लियर है? सॉल्व नहीं करना है कि आप फॉर्मूला पुट करके सब चेक कर रहे हो, टाइम वेस्टेज है। सेकंड्स के आंसर आप इसका आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट, द प्रेशर ऑफ 2 मोल ऑफ आइडियल गैस एट 546 केल्विन हैविंग वॉल्यूम 44.8 लीटर्स इज डैश। देखो बेटा, अगर हम इसको मान लेते हैं कि ये 22.41, इसका लॉजिक चेक करो तो मैं कैसे बता रहा हूँ। ये अगर 22.41 लीटर होता, अगर इसका आधा, तो टेम्परेचर होता 273 केल्विन इसका आधा, और मोल इज इसका 1 मोल इसका आधा, और प्रेशर होता हमारा 1 ATM इसका आधा। और हर चीज़ को डबल कर रहे हैं यहाँ पर, वॉल्यूम डबल कर रहे हैं, टेम्परेचर को डबल कर रहे हैं, मोल को डबल कर रहे हैं, तो प्रेशर भी डबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 ATM डायरेक्ट आ गया। मतलब मल्टीपल्स में खेलते हैं ना तो आसानी से खेल सकते हैं। हाँ, अगर ये 1.1133 करते हैं तो फिर कुछ अलग बात होती है, लेकिन अभी तो मल्टीपल्स में खेले, डबल कर रहे हैं तो यहाँ पर चीज़ें डबल हो गई। फॉर्मूला पुट करोगे तब भी यही है, सही है। ये आसान है, ये तो आप बता दो। KMT डिस्क्राइब्स बिहेवियर ऑफ गैसेस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट अकॉर्डिंग टू KMT। ये देखो, इस अलग अलग ऑप्शन आ रहे हैं, सोच के बताना, थोड़ा टाइम लगेगा। कौन सा KMT का अकॉर्डिंग नहीं है, कौन से पॉइंट्स? 1 2 3 2 3 4 2 3 5, मतलब क्या? KMT बिहेवियर ऑफ गैसेस बताती है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट अकॉर्डिंग टू KMT। इनमें से KMT के लिहाज से कौन कौन से पॉइंट्स गलत हैं, कौन, पहले देख लो कौन कौन से गलत है, फिर नीचे आ जाओ। पहले यहाँ चेक कर लो ना कि कौन कौन से टिक क्रॉस का लगा दो उसमें, फिर नीचे आ जाते हैं। सी लग रहा है, सी की आवाज़ आ रही है बच्चों की, ठीक है, चेक कर लेते हैं। गैस मॉलिक्यूल्स हैव नो वॉल्यूम ऑफ देयर ओन। नेग्लिजिबल वॉल्यूम होता है गैस मॉलिक्यूल्स हैव, होता है वॉल्यूम उसका, बिल्कुल ठीक है। गैस के, ये थोड़ा सा मत छोड़ो, इसको बाद में देखते हैं, बाद में देखते हैं, इसकी लंबी कहानी है, मतलब वैन डर वाल वाली कहानी आ सकती है उसके अंदर, इसको छोड़ो अभी। वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स डिक्रीज फॉर ईच कोलिजन, हर कोलिजन के बाद वेलोसिटी मॉलिक्यूल की डिक्रीज हो जाती है, सही है, ये सही पोस्टुलेट है। जाहिर सी बात है मोमेंटम डाउन होगा टकराने पर। गैस मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट ईच अदर, नहीं, नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्जन। KE ऑफ मॉलिक्यूल्स डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, सही है। गैस मॉलिक्यूल्स मूव कंटिन्यूसली इन स्ट्रेट लाइन, सही है। तब स्ट्रेट लाइन में तो मूव करती है,
रैंडम डायरेक्शंस में गैस मॉलिक्यूल सीधी मूव करती हैं, बट रैंडम डायरेक्शंस में। फर्स्ट पॉइंट यही होता है, गैस मॉलिक्यूल्स मूव कंटिन्यूसली इन स्ट्रेट लाइन बट इन रैंडम डायरेक्शंस। रैंडम डायरेक्शंस होती है, मीन्स लाइक अगर आप इस कंटेनर में अगर आपने गैस को रखा है और यहाँ पर हमारे पास मान लो कि ये हमारे पास कुछ गैसेस मौजूद हैं, तो अब देखो ये है इसकी मोशन लाइक दैट। डायरेक्शंस रैंडम है लेकिन है तो स्ट्रेट लाइन, जिगजैग ब्राउनियन मोशन नहीं है, वो तो सॉल्यूट के पार्टिकल्स का होता है सॉल्यूशन के अंदर, वो एक अलग चैप्टर 7 है वो। मतलब कहा जाए तो थर्ड पॉइंट यहाँ गलत है। थर्ड पॉइंट गलत है और 4 और 5 सही है। तो 4 और 5 सही है, तो ये नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता और सी भी नहीं हो सकता, ठीक है, और ई भी नहीं हो सकता। अब बात आती है ए और डी में। अच्छा, सेकंड वाला गलत है, वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स डिक्रीज फॉर ईच कोलिजन। हाँ, इलास्टिक कोलिजन होती है तो फिर तो एनर्जी कंजर्व होती है। एनर्जी कंजर्व होने से मुराद की काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है, और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होने से मुराद शायद वेलोसिटी कंजर्व हो जाती है। चलो ठीक है, इस कॉन्सेप्ट के लिहाज से हम कह सकते हैं कि भाई डिक्रीज नहीं होती है, तो 2, 3 गलत है। अच्छा, बात आ गई यहाँ 1 पे, अब मेन बात होती है, ठीक है ना। गैस मॉलिक्यूल्स हैव नो वॉल्यूम ऑफ देयर ओन। यस, गैस मॉलिक्यूल्स हैव नो वॉल्यूम ऑफ देयर ओन, ये हमारे पास सही है। इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, डी ऑप्शन है। 2, 3 वजह क्या है कि गैस मॉलिक्यूल्स, देखो गैस का अपना वॉल्यूम होता है, गैस का अपना एक वॉल्यूम है गैस, लेकिन गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं ना, उनका वॉल्यूम कहा जाता है कि नेग्लिजिबल है, ज़ीरो है, ना होने के बराबर है, और इसको इग्नोर कर दिया जाता है गैस के अपने वॉल्यूम को, जो इतने कम होता है ना। एक कमरे के अंदर अगर हम गैस के मॉलिक्यूल्स की बात करें तो चंद मॉलिक्यूल्स होंगे, अगर उन तमाम मॉलिक्यूल्स को जमा करके उनका वॉल्यूम निकाला जाए ना, सिर्फ मॉलिक्यूल्स का, तो वो ना होने के बराबर होगा, नेग्लिजिबल होगा। तो जब भी हम जनरल गैस इक्वेशन या गैस लॉस को जो पढ़ते हैं ना, तो हम गैस के अपने वॉल्यूम्स को नज़रअंदाज कर देते हैं कि उसका भी कुछ वॉल्यूम हो सकता है, तभी हम इसको आइडियल गैस लॉस कह रहे होते हैं, तभी वॉल्यूम 0 भी हो पाता है। लेकिन यही चीज़ तो है कि रियल गैसेस के लिए तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उनका वॉल्यूम कुछ ना कुछ तो होता है ना भाई, गैस के अपने। यही चीज़ की थी वैन डर वाल ने, अगर आपने फेडरल बोर्ड, पंजाब बोर्ड पढ़ा है चैप्टर 2 के लिहाज से, तो वैन डर वाल इक्वेशन जिसको हम कहते हैं, जो मैंने बताया था आपको कि रियल गैसेस पर अप्लाई होती है, तो वैन डर वाल ने क्या किया था कि उन्होंने ये कहा था कि गैस के अपने मॉलिक्यूल जितने भी हैं उनका अपना भी वॉल्यूम है, तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो उनको देखते हुए हम प्रेशर वॉल्यूम हर चीज़ बताएंगे, उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो वो एक मॉडिफिकेशन थी जनरल गैस इक्वेशन के अंदर, जो पंजाब बोर्ड में पढ़ते हैं हम लोग, दैट इज़ वैन डर वाल इक्वेशन ऑफ गैसेस। सही है, तो यहाँ पर 1 हमारे जो है ना वो असल में करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो चूँकि KMT के लिहाज से तो ये बात होती है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी कहता था कि गैस के अपने मॉलिक्यूल्स का कोई वॉल्यूम नहीं होता, ठीक है। तो ये 2 और 3 सिर्फ हमारा पॉसिबिलिटी डी। दिस वॉज अ टफ MCQs, मतलब कॉन्सेप्ट भी थोड़ा टफ था इसका, समझ में आ गया सबको अब क्या चीज़ है। ओके, नेक्स्ट 5 है, दोबारा न्यूमेरिकल आया। 5 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट STP ऑक्यूपाई अ वॉल्यूम ऑफ, कोई ज़रूरत नहीं उसको सॉल्व करने की। अगर ये 22 अगर ये हमारे पास 44 ग्राम होता तो 1 मोल होता, तो 1 मोल होता तो 22.41 DM को ऑक्यूपाई करता। अगर ये 22 ग्राम होता तो हाफ मोल होता, और ये 22.4 के आधा क्या हो गया, 11.2 डेसीमीटर क्यूब ऑक्यूपाई करता। अब ये 22 का आधा क्या हो गया, 11 ग्राम। 11 ग्राम है तो 11.2 का आधा कितना हो गया, 5.5 को ऑक्यूपाई करता, और 11 का आधा कितना हो गया, 5.5। तो 5.5 का आधा कितना हो जाएगा, 2 पॉइंट समथिंग, पता नहीं, आ जाएगा सी ऑप्शन। हम इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं, देखो चेक करो, V इक्वल टू, आप ऐसे करो, आपको लॉजिक समझ में नहीं आया, सॉल्व कर लो। मास कितना है, 5.5 डिवाइड बाय 44 मल्टीप्लाई बाय 22.41, तो ऐसे भी आपके पास आ जाएगा। इसमें हमारे पास 2.8 सॉल्व करके, क्योंकि मुझे ज़्यादा पसंद इस तरह से करना होता है, मैं मल्टीपल्स के लिहाज से चल रहा होता हूँ। अगर आप देखो और न्यूमेरिकल में मैं यही करता हूँ कि 44 है ना, तो 44 का आधा किया, फिर आधा किया, फिर आधा किया, तो मोलर वॉल्यूम भी उसका आधा आधा होती है। क्योंकि मैंने जितने भी MCQs डाले ना इसके अंदर, वो सारे मल्टीपल के फॉर्म में ही हैं, ठीक है। तो इसमें सारे इजीली हो जा रहे हैं। तभी मैंने क्लास के शुरू में कह दिया कि कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि मैं सारे मॉलिक्यूल, सारे न्यूमेरिकल्स मैंने नहीं डाले, तो मुझे पता है कि इसमें यूज़ नहीं होगा, ठीक है। और आपके MD कैट में भी ऐसे ही आते हैं, जिसमें आपके कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं होते। सही है बेटा,
वो पास पेपर मैंने कल कराया भी था पिछली क्लास में, वहाँ पे आपने देखा था। तो मैं दोबारा उस तरफ आऊँगा कभी तो दोबारा देखोगे कि पास पेपर में भी नहीं आ रहा, और शुरू में इसलिए मैंने पास पेपर आपको दिखा दिया। आगे बढ़ने को मसला बोलो बेटा, क्लास वाला दोबारा बता दो। 5.5 ग्राम ऑफ CO2 एट STP को पाया वॉल्यूम ऑफ। STP पर वॉल्यूम बताने फॉर्मूला ये होता है वॉल्यूम इक्वल टू मास ओवर मोलर मास मल्टीप्लाई बाय 22.41। मास है 5.5, मोलर मास है 44 मल्टीप्लाई बाय 22.41। अब अगर आप इसको यहाँ पर सॉल्व करने जाएंगे तो देखो करके देखते हैं। पॉइंट यहाँ से हटा, यहाँ एक ज़ीरो लगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसको सॉल्व करना पड़ेगा। मसला 55 आ गया और 440 आ गया। आ जाओ, 55 आ गया, 440 आ गया। तो अब यहाँ पर क्या होगा बेटा कि वही इसको को होल नंबर लेकर सॉल्व करना पड़ेगा और कहीं ना कहीं आंसर तक हम यहाँ पर पहुँच जाएंगे। अब मैं क्या कर रहा था, लॉजिक्स, वो लॉजिक्स चेक करो, चूँकि आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व इट। अब आते हैं लॉजिक्स के लिहाज से सॉल्व करते हैं, जैसे कि उन्होंने कहा किस लॉजिक से बता दें, मैं बता देता हूँ। 22 पॉइंट, अगर देखो ये हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड 44.82 डेसीमीटर क्यूब, ये हमारे पास हो जाएगा, या पहले हम कहते हैं 22 या 44 AMU, या ग्राम भी कह सकते हैं कि 44 ग्राम, ये 1 मोल हो गया हमारा। ये STP को पाई करेगा 22.41, ठीक है। अब इसका आधा अगर हम करेंगे तो 22 ग्राम हो जाएगा ये कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ पे हाफ हो जाएगा डेसीमीटर क्यूब का, कितना हो जाएगा 11.2। अब इसका भी आधा करो तो 11 ग्राम हो जाएगा, ये हो जाएगा 5.5। अब इसका भी आधा करो तो ये हो जाएगा 5.5 ग्राम, और ये हमारे पास हो जाएगा 5.5 का आधा 2 पॉइंट समथिंग। तो 5 ग्राम का हमारे पास, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 पॉइंट समथिंग, दैट सी ऑप्शन। इस तरह से मैंने लॉजिक्स निकाले थे। अब इसको और आधा, मतलब देखो या तो डबल कर रहे होते हैं या तो आधा कर रहे होते हैं, या तो मल्टीपल्स में कम कर रहे होते हैं या मल्टीपल में बढ़ा रहे होते हैं, दो में से एक काम कर रहे होते हैं। तो मैंने दोनों तरफ से निकाल कर दिखा दिया। तो मसला और किसी क्वेश्चन में इजी है। नेक्स्ट देखें, तो ऊपर नीचे ओके, देखिए न्यूमेरिकल है। अ गैस ऑक्युपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 50 dm क्यूब एट 273 डिग्री सेंटीग्रेड। एट व्हाट टेम्परेचर इट्स वॉल्यूम वुड बी हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम। एक गैस है, इतना वॉल्यूम है इस टेम्परेचर पर, किस टेम्परेचर पर इसका वॉल्यूम हाफ हो जाएगा इनिशियल वॉल्यूम के। सबसे पहले तो इसको केल्विन बनाओ भाई। 273 का डबल कितना है, अब तो याद होना चाहिए, बार बार प्लस करता रहोगे। 273 कितना आ रहा है, 546, ठीक है। तो ये हमारे पास पहली बात तो टेम्परेचर को हम कहते हैं 546 केल्विन हो गया ये। तो 546 केल्विन पर 50 dm क्यूब है। एट व्हाट टेम्परेचर इट्स वॉल्यूम वुड बी द हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम। तो 546 केल्विन का आधा कर दो, कितना हो गया 273 केल्विन। तो क्या आंसर है 273 केल्विन कहीं पे भी चारों में, ए ऑप्शन में। तो यहाँ यूनिट में घुमाया, वरना देखो 273 डिग्री सेंटीग्रेड आ रहा है और यहाँ पर केल्विन आ रहा है, लेकिन देखा जाती है टेम्परेचर डबल हाफ हो रहा है अगर कन्वर्जन करें यूनिट के। तो ऐसे ही है ना, दोनों सेम टेम्परेचर्स नहीं है, अलग है, ठीक है। नेक्स्ट, डेंसिटी ऑफ मीथेन गैस एट STP इज सेम एज इट्स डेंसिटी एट डैश। मीथेन गैस की डेंसिटी सेम होगी एज इट्स डेंसिटी एट डैश, फलाना एक टेम्परेचर पर या उस पर। मतलब कुछ भी डेंसिटी आ रही है मीथेन की किसी ख़ास टेम्परेचर और प्रेशर पर, बताएं वही डेंसिटी दोबारा कब आ जाएगी। देखो टेम्परेचर और प्रेशर इन्वर्सली और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी के लिहाज से। तो एक चीज़, हाँ STP पर, यस ओके ओके ओके, STP पर द टेम्परेचर हमारे पास है 273 केल्विन या 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और प्रेशर हमारे पास है 180 m या 762, ओके 180 m। तो सेम डेंसिटी कब आएगी, D बराबर होता है PM/RT, ऐसे ही है ना भाई। मतलब प्रेशर को अगर हम डबल कर दें और टेम्परेचर को हाफ कर दें तो सेम जगह पर हम पहुंच जाएंगे वापस, या प्रेशर को हाफ कर दो टेम्परेचर को डबल कर दो तो भी सेम जगह पर पहुंच जाएंगे। रेट्स के लिहाज से, रेशोज़ के लिहाज से बराबर आंसर आने शुरू हो जाएंगे।
तो आप देखो टेम्परेचर क्या करो, टेम्परेचर डबल प्रेशर को हाफ, कहीं हो रहा है? ऑप्शन डी, टेम्परेचर डबल कर दिया, टेम्परेचर को हाफ, बिल्कुल 273 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 546 केल्विन, टेम्परेचर डबल हुआ और प्रेशर हाफ हुआ। अच्छा दूसरी एक और कंडीशन देख सकते हैं कि टेम्परेचर हाफ कर दो प्रेशर डबल कर दो, ऐसा हो रहा है? ऐसा कहीं नहीं हो रहा, वरना वो भी आंसर करेक्ट होता। मल्टीपल्स के लिहाज से जा रहे हैं ना भाई, एक चीज़ डबल करें एक चीज़ आधा कर दे रहे हैं, दैट्स व्हाट। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आ गया ये सी डी आ गया, 0.5 ATM है 273 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस पर क्या होगा, डेंसिटी अगर तुम कैलकुलेट करोगे तो सेम आएगा जो बाकी किसी टेम्परेचर में, जिसमें वैल्यू पुट करके हम काम नहीं कर सकते हैं इसके अंदर। क्यों नहीं कर सकते हैं? चूँकि हमें नहीं पता पिछली बार जो डेंसिटी है वो कितनी है, तो हम कैसे चेक करेंगे कि सेम आ रही है? बस समझ आ रही है? यहाँ पे ये तो नहीं दे रहे कि फलां चीज़ पर इतनी है तो बताएं सेम डेंसिटी और कहाँ होगी और हम वैल्यूज़ पुट करके ये वाला वैल्यू निकालते जाएँ। इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें पता है कि प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के इन्वर्सली, तो एक को डबल करेंगे तो एक आधा कर देंगे, सिंपल सेम वैल्यू। इतनी मैथमेटिक्स आती है सबको, इतना रिलेशनशिप तो निकालना आता है ना भाई चीज़ों के अंदर, दैट्स इट। नेक्स्ट है यार, ये खुद कर सकते हो, 500 ml ऑफ एसिड टू टेक 50 सेकंड टू डिफ्यूज, हाउ मच टाइम टेकन बाय द सेम वॉल्यूम ऑफ मीथेन। हो जाएगा ना, ये मैं नहीं कर रहा, उसको कर लोगे। वॉल्यूम भाई वॉल्यूम और टाइम वाली बात आएगी, तो यू कैन डू इट बाय योर सेल्फ। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। स्टार बना दिया, आप खुद से कर लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम डेंसिटी एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 ATM प्रेशर। सबका टेम्परेचर और प्रेशर सेम कर देने, बताओ मैक्सिमम डेंसिटी किसकी होगी? D = PM/RT, जिसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा उसकी डेंसिटी ज़्यादा। चेक कर लो, हाईएस्ट मॉलिक्यूलर मास इसकी है, इसकी हो गया 28, इसकी हो गई 32, इसकी हो गई 19 × 2 कितना हो गया 38, नियॉन 20, कार्बन मोनोऑक्साइड 12 और 16 28। क्या आंसर आया? फ्लोरीन। तो क्या अगर टेम्परेचर और प्रेशर सेम है तो हमसे मॉलिक्यूलर मास पे देख सकते हैं, जिसका ज़्यादा हुआ उसकी डेंसिटी ज़्यादा। तो मसला नेक्स्ट, इफ द रेशियो ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ CO2 एंड अननोन गैस इज 1:2, द मॉलिक्यूलर मास। कर लोगे खुद ही, अभी किया हमने अननोन गैस वाला, ठीक है, हो जाएगा, हो जाएगा ना बेटा, मसला तो नहीं है, मतलब कुछ भी नया नहीं है। नेक्स्ट, इफ टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज डिक्रीज फ्रॉम 127 to -73, द वॉल्यूम विल चेंज, ये भी हो जाएगा। तो फैक्टर ऑफ 400 लग जाएगा। तो ये भी किया हमने, यहाँ पर टेम्परेचर चेंज करेंगे तो फैक्टर पता लग जाएगा। तो 127 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे पास कितना हो गया, 300 केल्विन हो गया ना, ये 300 केल्विन हो गया, और -73 कितना हो जाएगा, ये सॉरी ये 400 केल्विन हो, और ये कितना हुआ 200 हुआ, क्या 200 केल्विन हो गया। मतलब अगर टेम्परेचर को हाफ कर रहे हैं 400 केल्विन से 200 केल्विन, तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, हाफ ऑफ हाफ ही हो जाएगा, 1/2 भी कहाँ है, सी हो जाता ना, ये वैसे भी मैं नहीं भी कराता। तो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस कंटेन लीस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट STP। सबसे कम मॉलिक्यूल किसके अंदर होंगे, जिसका मोल कम उसका वॉल्यूम कम। सबसे कम मोल ढूंढ लो उसके अंदर। 0.5 ग्राम हाइड्रोजन, ये हो गया 0.5/2, कितना आ गया 0.25, ओके 24 डिवाइड बाय 32, 0.75, 2 over 16, 2 1 2, 2 8 16, 1/8 क्या आ रहा था 0.125, 0.125, 2/4, this is 0.5, 14/28, that's 0.5। तो लीस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कहाँ, जहाँ पर नंबर ऑफ मोल सबसे कम। तो सबसे कम मोल्स कहाँ पर हैं, सी में है ना भाई, ए में कहाँ है 0.125। गैस पोर्शन के MCQs है फर्स्ट ईयर चैप्टर 2। तो अ गैस विच इज 4 times as heavy as हाइड्रोजन, द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डैश। एक गैस जो कि हाइड्रोजन के मुकाबले में 4 गुना ज़्यादा भारी है, तो उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन कितना होगा। देखो रेट ऑफ डिफ्यूजन निकालने के एक सिंपल फॉर्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं ना, अगर हम बात करें तो रेट ऑफ डिफ्यूजन का फॉर्मूला क्या होता है, RA/RB इज इक्वल टू √MB/MA। अभी हम मिसाल के तौर पे एक हम हाइड्रोजन को दे लेते हैं, ठीक है,
तो गैस विच इज़ 4 times as heavy as हाइड्रोजन इट्स रेट ऑफ डिफ्यूजन इज, मतलब यहाँ पर अगर हम m ऑफ b मॉलिकुलर मास ऑफ b में अगर हम ले लेते हैं एक अननोन गैस x है और यहाँ पर अगर हम मॉलिकुलर मास हाइड्रोजन का डालते हैं तो यहाँ पर रिवर्स हो जाएगा, m ऑफ He हो जाएगा, यहाँ पर r ऑफ x हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर r ऑफ He अपॉन r ऑफ x की बात करेंगे तो अंडर रूट m ऑफ x हो गया हमारे पास, ठीक है। अच्छा, हीलियम का जो है उसके मुकाबले में कह रहे हैं कि इसके जो है 4 गुना है, अ गैस विच इज़ 4 times as heavy as हाइड्रोजन है, 4 times as heavy as हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के मुकाबले में 4 times हैवी है। तो 4 times हैवी है तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर नीचे अगर हमारे पास 2 आया तो नीचे 4 2 8 आ गया, तो 2 1 2 2 4 8, तो RHE अपॉन RX हमारे पास 4 का रूट हमारे पास निकल जाएगा 2, तो मतलब हीलियम गैस विल डिफ्यूज twice as faster than unknown gas. तो the rate of a gas which is 4 times as heavy as He नहीं H2 लिखना है, RH2, ओके। तो हाइड्रोजन गैस 2 गुना ज़्यादा तेज़ी के साथ फैलेगी उस गैस से। मतलब कहने का मकसद यही बेटा कि अगर कोई गैस 4 गुना भारी है तो हाइड्रोजन उसके मुकाबले में 4 गुना तेज़ी से नहीं फैलेगा बल्कि 2 गुना तेज़ी से फैलेगा, क्योंकि रूट लगा हुआ था उसके फॉर्मूले के अंदर। तो कह रहे हैं गैस तो 4 गुना भारी है हाइड्रोजन के मुकाबले में, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा उस गैस का, तो हाफ एज दैट ऑफ हाइड्रोजन, ट्वाइस एज दैट ऑफ हाइड्रोजन, क्वार्टर या फिर 1.41। तो या तो ए होगा या तो सी होगा, हाफ होगा तो, चूँकि वो भारी है 4 गुना भारी है तो उस गैस की रेट ऑफ डिफ्यूजन कैसी होगी, स्लो होगी, कम होगी, ठीक है। हाफ एज दैट ऑफ हाइड्रोजन, दिस इज द आंसर, ठीक है। तो ये चीज़ हमें इस तरह से यहाँ पर देखना है कि hydrogen gas will diffuse 2 times faster than this unknown gas and this unknown gas will diffuse 2 times slower than hydrogen gas, मतलब हाफ हो गया, ठीक है। इसी तरह से सेकंड ascending order of rate of diffusion of these 4 gases is dash। अब this is very easy, this is really easy कि ascending order rate of diffusion in gases का ये है। अब असेंडिंग ऑर्डर के लिहाज से क्या कहेंगे, अब आपको पता है डिफ्यूजन हल्की गैसेस स्लो डिफ्यूज़ करती हैं और भारी गैसेस हल्की गैसेस फास्टर डिफ्यूज़ करती हैं और भारी गैसेस जो है स्लो डिफ्यूजन करती हैं। अब यहाँ अगर हम देख लें तो नियॉन का 20 हो गया, H2 से कितना हो गया 32 + 2 34, दिस इज 28, दिस इज SO3 16 + 48 कितना हो गया, 32 + 48, 8 + 2 10, 4 5 6 7 8 80 हो गया ये, दैट इज़ 44। तो असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पर बताना है हमें असेंडिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन, मतलब सबसे कम डिफ्यूजन से हाईएस्ट डिफ्यूजन की तरफ जाना है। तो सबसे कम डिफ्यूज़ कौन करेगा यहाँ पर, सबसे कम डिफ्यूज़ कौन करेगा, सबसे कम डिफ्यूज़, सबसे स्लो रेट ऑफ डिफ्यूजन कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से, इसका 80 SO3 सबसे कम करेगा, SO3 की कम होगी किससे, कार्बन डाइऑक्साइड की, कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी किससे, H2S की कम होगी किससे, कार्बन मोनोऑक्साइड कम होगी किससे। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से सिंपल हम जो है ना असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर निकाल सकते हैं। समझ में आया कैसे किया। नेक्स्ट है 20 ग्राम ऑफ SO3 आर कंटेन्ड इन अ सिलेंडर एट 2 atm प्रेशर एंड 273 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, इट्स वॉल्यूम इज डैश। अब बेटा इसको समझो जरा, जर्नल गैस इक्वेशन इसमें लगा सकते हैं, वी कैन यूज जर्नल गैस इक्वेशन, बट वहाँ पर आर के जो वैल्यू होते हैं ना 0.0821 वो आपको परेशान करती है, क्योंकि उसको सॉल्व करना मुश्किल होता है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। तो कहने का मकसद है हम इसको डायरेक्टली अगर हम इसको सॉल्व करें, देखो SO3 गैस हमारे पास 20 ग्राम है ना, मोल कितने हैं, अगर ये 80 ग्राम होता तो 1 मोल होता ये, तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है 80 ग्राम, 80 ग्राम है तो 1 मोल है, अगर ये 40 ग्राम होता तो फिर कितना मोल होता है ये 0.5 ग्राम, 0.5 मोल, और अगर 20 ग्राम है तो कितना है ये 0.25 मोल। आंसर छोड़े अभी, सिर्फ समझे हैं कॉन्सेप्ट को। 0.25 मोल, अच्छा अगर ये 1 मोल, अगर ये 80 ग्राम होता तो बेटा 1 मोल होता,
1 मोल होता तो उसका वॉल्यूम कितना होता? 22.41। आधा मोल होता तो 11.2, उसका भी आधा होता तो 5.5, 5.56 ऐसा कुछ। तो इसका मतलब अभी इस वक्त 20 ग्राम SO3 गैस है, वो सिलेंडर के अंदर रखा हुआ है, लेकिन वो अच्छा ये मैं किस पर बता रहा हूँ बेटा? STP पर बता रहा हूँ। ये सारी चीज़ें STP पर हैं, लेकिन एक तो इस कंडीशन पर किस पर है बेटा? एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर। कोई कैलकुलेटर नहीं चलाना, कोई प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई नहीं करना, डायरेक्ट आंसर लाना है। अब 5.5 है, अब कह रहे हैं प्रेशर 2 ATM कर रहे हैं, प्रेशर डबल कर रहे हैं। जब प्रेशर को डबल करते हैं तो वॉल्यूम पे क्या फ़र्क पड़ता है? कम होता है वॉल्यूम, इनवर्स रिलेशन है। तो इस 5.5 का भी आधा हो जाएगा, हाफ ऑफ 5.5 हो जाएगा, मतलब लाइक 2 पॉइंट समथिंग, ठीक है। हाँ, और उसके बाद टेम्परेचर देख लें तो हाफ हो गया, ये 5.5 का भी आधा हो गया। अब आ जाते हैं टेम्परेचर 273 डिग्री सेंटीग्रेड। अब पहले कितना था? पहले जब ये STP पर था तो STP पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड था, मतलब केल्विन पे बात कर ले तो 273 केल्विन था, और यहाँ पर 546 केल्विन हो गया, मतलब टेम्परेचर भी डबल कर रहे हैं। जब हम प्रेशर भी डबल कर दें और टेम्परेचर भी डबल कर दें तो आपको पता है वापस लौट के उसी पोजीशन पर आ जाता है वो। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? 5.6 डेसीमीटर क्यूब। अब इस काम को हम इसके अलावा कैसे कर सकते थे? ये तो मैंने लॉजिक से किया, सर ये बड़ा मुश्किल लगता है। यस बिल्कुल। अब मसला पता है क्या? NET वाले के लिए तो बड़ा आसान है बोलना और करना, क्योंकि उनके पास कैलकुलेटर वाली ताकत है। उनके लिए कौन सी बड़ी बात है? PV लिखेंगे, MRT अपॉन कैपिटल M लिखेंगे, उसके बाद क्या निकालना है हमें? V निकालना है ना भाई। V इक्वल टू स्मॉल m RT अपॉन कैपिटल MP लिखेंगे। मास लिखेंगे कितना? 20 मल्टीप्लाई बाय 0.0821 मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर कितना? 546 केल्विन, चूँकि 273 है, केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। कैपिटल M कितना? SO3 है तो 80, प्रेशर कितना? 2 ATM। नाउ इट इज़ वेरी हेक्टिक टू सॉल्व इट। अब इसको सॉल्व करना हेक्टिक होगा आपके लिए, या फिर आप बच्चे बोले सर वो जापानीज चाइनीज ट्रिक सिखाइए, इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी बेटा, डायरेक्ट हो रहा है ये। हाँ NED वाले आप इसको सॉल्व करो, आप देखो यही आ रहा होगा 5.6, समझ गए? दैट्स इट। चूँकि जो लॉजिक चल रही होती है बेटा, फॉर्मूला वैसे ही चल रहा होता है, फॉर्मूला लॉजिक सेट नहीं सकता, सही है। तो ये 5.6 आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच वन इज मोर डेंसर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 ATM। 4 गैसेस दिए गए और बताया गया बताओ डेंसिटी किसकी ज़्यादा होगी। तो डेंसिटी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है बेटा? डेंसिटी का फॉर्मूला होता है D इक्वल टू PM अपॉन RT, मतलब ये जनरल गैस इक्वेशन के लिहाज से हमेशा लिखते हैं चैप्टर 2 के अंदर, PM अपॉन RT। अब आप देख सकते हो कि डेंसिटी जो है वो मॉलिक्यूलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है। जितनी ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास उतनी ज़्यादा डेंसिटी, नहीं समझ में बात? तो ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास ढूंढ लो किसका सबसे ज़्यादा होगा चारों में से? NH3 का बेटा सबसे कम होगा, उसको 16 है। F2 इसका होगा 32 और उसका 19 इंटू 2 कितना हो गया? 38। ये C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो जिसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा उसकी डेंसिटी ज़्यादा, बिकॉज ऑफ दिस रिलेशन, दिस फॉर्मूला। चूँकि सबके लिए हमने टेम्परेचर और प्रेशर सेम रख दिया तो जस्ट मॉलिक्यूलर मास पे बात हो गया, बस समझ में आ रही है? हाँ, अगर टेम्परेचर प्रेशर भी चेंज करना शुरू कर दे तो फॉर्मूला पुट करना पड़ता, बस समझ में आ रही है? ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये सारे सिंध बोर्ड के, एक भी फेडरल पंजाब का कोई MCQs नहीं है उसके अंदर, ये सारा आपकी बुक्स है सिंध बोर्ड की। हालांकि सर हमने तो इंटर में नहीं सॉल्व किया था क्योंकि हमने वहाँ MCQs कम सॉल्व किए थे, अब यहाँ अंदर से बहुत सारे MCQs निकाल रहा हूँ मैं, तो उसको कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, a gas is collected over water at a temperature where the vapor pressure of water is 25 mm of Hg. Total pressure is this, partial pressure of gas is this. डाल्टन्स लॉ का सवाल है, क्या कह रहे हैं? एक गैस है, पानी के ऊपर कलेक्ट कर रहे हैं, पानी के ऊपर कलेक्ट किए जा रहे हैं, और ये हमारे पास पानी का वेपर प्रेशर है 25 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, मतलब 25 टोर। देखो टोटल प्रेशर गैस का कितना है? 775 टोर। आप बताएं ड्राई गैस का पार्शियल प्रेशर कितना होगा? तो अगर आपको याद है ड्राई गैस का प्रेशर कैसे निकालते हैं, वेट गैस में से हम वाटर का प्रेशर माइनस कर सकते हैं, तो जो टोटल प्रेशर आया उसमें से माइनस क्या कर दें, कितना आंसर आ जाएगा? बी ऑप्शन है। क्लियर है?
ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है कभी आपने डाल्टन्स लॉ के अंदर? बस वो लग गया। नेक्स्ट, रियल गैस वुड डेविएट स्ट्रांगली फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर एट डैश। ये हर साल ये सवाल आता है दुनिया में, कोई भी टेस्ट तुम क्या कर दो इस टाइप का। क्यों? क्योंकि ये बड़ा एक एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत एक इंपॉर्टेंट एक एमसीक्यूज होता है। अलग अलग अंदाज से पूछे जाते हैं इस सवाल को, डेविएशन ऑफ रियल गैस वाला, कि रियल गैस वुड डेविएट स्ट्रांगली फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर एट डैश। मतलब एक रियल गैस कब डेविएट करेगी आइडियल बिहेवियर से? बिना आंसर देखे हमें पता होना चाहिए कि लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर, सबसे लो टेम्परेचर और सबसे हाई प्रेशर देखो क्या है, सोचो इस पर। ये सबसे लोएस्ट टेम्परेचर और हाईएस्ट प्रेशर ए में आ रहे हैं, ए करेक्ट हो गया। यही रूल है ना, ये लॉजिक लगाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, 88 ग्राम ऑफ CO2 आर कंटेन्ड इन अ सिलेंडर एट STP, व्हाट बी इट्स वॉल्यूम इफ टेम्परेचर इज डबल एंड प्रेशर इज रिड्यूस्ड टू हाफ। बहुत आसान है, 88 ग्राम CO2 है, 88 ग्राम CO2 से बना तो इसका वॉल्यूम कितना हो गया? अगर ये 44 ग्राम होता तो क्या 1 मोल होता? 22.41 होता। अगर ये 88 ग्राम है तो क्या है 2 मोल है? 2 मोल से मुराद 44.82 है। ये इस वक्त है, कह रहे हैं कि इस वॉल्यूम पे हमने किया क्या, इसका टेम्परेचर डबल किया और प्रेशर हाफ कर दिया। टेम्परेचर डबल किया और प्रेशर हाफ किया तो वापस लौट के इसी पोजीशन पर आ गए। नहीं समझ में आया? टेम्परेचर को डबल कर और प्रेशर को आधा कर दे रहे तो सेम रह जाएगा। तो कहाँ 44.8 कहाँ लिखा हुआ है? ये ऑप्शन करेक्ट। समझ में आई बात? तो सबसे पहले हाँ, दोबारा से इस वाले को समझो, लास्ट वाले को। ओके, दोबारा से करते हैं, अगेन चेक करें। 88 ग्राम CO2 है, सिलेंडर में रखा गया STP पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर। तो पता है उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा टेम्परेचर जब डबल किया जाए और प्रेशर को आधा किया जाए? तो सबसे पहले तो ये देखना होगा कि इतने इसमें वॉल्यूम इतने में कितना है। 80 ग्राम ऑफ CO2 कितना वॉल्यूम रखता है? इसके लिए फॉर्मूला लगा सकते हैं हम, अगर हम लगाना चाहें तो। वॉल्यूम एट STP बराबर होता है मास ओवर मोलर मास मल्टीप्लाई बाय 22.41। ये सबको आता है। मास हो गया 88, मॉलिक्यूलर मास CO2 का 44 इंटू 22.41, ये 1 ये 2 और 2 इंटू 22.41 कितना हो गया? 44.82। यही चीज़ मैंने डायरेक्टली लिख दिया था। ये आंसर नहीं है, लेकिन अब बोलो सर यही आ गया, देखिए ये रहा। बेटा ये आंसर नहीं है, आप सवाल शुरू हो रहा है कि अगर इस गैस को कि अगर वॉल्यूम पे क्या फ़र्क पड़ेगा, इस वॉल्यूम पे क्या फ़र्क पड़ेगा अगर हम टेम्परेचर को डबल कर दें। अब टेम्परेचर को डबल करेंगे तो क्या वॉल्यूम भी डबल हो जाएगा अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ? नहीं होगा क्या? 88 होगा, 89 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। उसके बाद करें प्रेशर इज रिड्यूस टू हाफ, प्रेशर को आधा कर रहे हैं बॉयल्स लॉ के तहत। प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के कौन से प्रोपोर्शनल? इनवर्सली। तो जब प्रेशर आधा करेंगे तो वॉल्यूम डबल, तो जब डबल होगा दोबारा कहाँ वापस यहाँ आ जाएगा। दैट्स 44.82। समझ में आई बात? देखो ये मैं लॉजिकली ये चीज़ों को सॉल्व कराता हूँ, ये आपको इसलिए गौर से समझना पड़ेगा। मुझे फॉर्मूले लगाने इतना पसंद नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कम टाइम पे ज़्यादा MCQs आप करें, ठीक है? हाँ बोलोगे फॉर्मूला लगाने तो मैं लगाऊंगा, जहाँ बोलोगे वहाँ। लास्ट वाला अगेन बताओ। एक सेकंड, कह रहे हैं कि तो अच्छा सवाल में मसला आ रहा है क्वेश्चन में, देखता हूँ दोबारा देखता हूँ। यहाँ तक तो सेट है। कह रहे हैं कि क्या किया जाए भाई, टेम्परेचर को डबल कर रहे हैं तो ये तो 89 हो रहा है, 89.6। अब कह रहे हैं कि ज़रा समझो कि प्रेशर इज रिड्यूस टू हाफ। अच्छा प्रेशर को कम करेंगे, ओके नाउ आई गेट इट, सो आई वाज रॉन्ग हियर। प्रेशर को भी डबल नहीं कर रहे हैं, प्रेशर को हाफ कर रहे हैं। जब प्रेशर को हाफ करेंगे तो ये दोबारा से डबल हो जाएगा। तो ये 89 को दोबारा डबल करो कितना हो जाएगा? 89 इंटू 89 टू ज़ा ये या 92 ज़ा कितना हो रहा है लगभग? डी ऑप्शन आ रहा है 179.2। ये सॉरी ए इज़ नॉट करेक्ट। हाँ बिल्कुल सही कहा, तभी कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं यहाँ पर।
चूंकि जब हमने टेम्परेचर को डबल कर रहे हैं ये तो सही है, बट प्रेशर को डबल थोड़ी ना करे जो ये वापस आ रहा है। प्रेशर को हम और हाफ कर रहे हैं तो ये फिर और 2 टाइम्स हो जाएगा, तो टोटल 4 टाइम्स हो जाएगा। सही कह रहे हो अम्मार, ठीक है ओके, समझ में आया बाकी सबको? तो एक सही कर लें, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर कर लें इसको। चलो गुड भाई, कुछ बच्चे हैं माशाल्लाह जीनियस बच्चे क्लास में बैठे हुए, तो मेरी गलती पकड़ रहे होते हैं कि सर आपने गलत किया। चलो गुड, वरना तो अक्सर बच्चों को लगता है सर करा रहे सही होगा, गलत तो हो नहीं सकता, पर सारी गर्ल्स चुप से बैठे हुए, जबकि मैं यहाँ पर कॉन्सेप्चुअली मिस्टेक कर रहा हूँ। ठीक है, जो वॉल्यूम कम हो रहा है तो मतलब प्रेशर कम हो रहा है तो वॉल्यूम को तो बढ़ना है ना, तो कम थोड़ी ना हो जाएगा। चलो आगे देखो, आगे और से समझना, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग इज। एमडी गेट लेवल के क्वेश्चन है बेटा, थोड़ा मुश्किल, इतना आसान नहीं है, बड़ा गौर फिक्र चाहिए। हमाद को तो मैंने पहले ही बोला एमडी गेट का टेस्ट दे दो तुम। चलो भाई, इनकरेक्ट क्या है इसमें से स्टेटमेंट पांचों में से? विच वन इज नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट? पढ़ें, कौन सी बात गलत है? कोई बात गलत दिख रही है आपको इसमें से या सारे सही? अली रजा कह रहे नॉन ऑफ दीज। देखो, ऑल गैस मॉलिक्यूल्स एट सेम टेम्परेचर एट सेम काइनेटिक एनर्जी, तो सही बात है, क्योंकि के ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। एट जीरो केल्विन वॉल्यूम ऑफ अ गैस वुड बी थ्योरेटिकली जीरो, बिल्कुल सही है। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, ये भी सही है। रेशियो ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड कांस्टेंट टेम्परेचर, यस बिल्कुल सही कहा, ये हमारा डी ऑप्शन है। ठीक है, प्रेशर वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट उसका क्या होता है? प्रोडक्ट होता है, बिल्कुल हम बात सही कह रहे हैं, या रेशियो के बजाय प्रोडक्ट होना चाहिए था, दैट्स वाई ये डी ऑप्शन ही करेक्ट। सही कहा, दिमाग काम किया आपका। जो पी वी इक्वल टू के होता है ना, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज ऑलवेज कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो यहाँ पर रेशियो लिखा हुआ है, रेशियो मतलब होता है डिवीजन। ठीक, नेक्स्ट है द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ एन अननोन गैस इज हाफ एज द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ CO2, मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस इज डैश। कह रहे हैं कि द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ एन अननोन गैस इज हाफ एज द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ CO2। ठीक है, बेसिक अननोन गैस है, दो गैसेस हैं, एक R है हमारे पास, मान लेते हैं CO2, और एक R हमारे पास है लाइक अननोन गैस है X, ये बराबर हो जाएगा m ऑफ CO2 डिवाइड बाय m ऑफ X। ठीक है, इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, X को ऊपर कर लेते हैं CO2 के नीचे, और यहाँ X कर लेते हैं यहाँ CO2। ठीक है बेटा, ये ग्राम 100 लग गया। अब कह रहे हैं कि उसका डबल है, तो इसको कुछ भी दे देते हैं, जैसे कि इसको हम कह देते हैं 2 है, कि अननोन गैस की रेट ऑफ डिफ्यूजन हाफ है, आधी है, तो अगर हम इसको 2 दे देते हैं, इसको 1 दे दें, तो 1/2 लिख देते हैं, इक्वल टू अंडर रूट mx निकालना है, और m ऑफ CO2 44 निकल गया, रूट बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये 1/4 हो गया, इक्वल टू mx ओवर 44, ऐसा ही है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, mx इक्वल टू क्या हो जाएगा ये, बस ये 44 डिवाइड बाय 4 कितना आ रहा है? 11 आ रहा है। सॉरी यहाँ पर मैंने, अच्छा मैंने फॉर्मूला दोनों में सेम कर दिया है। हाँ मैंने सेम रख दिया, सॉरी। अगर RX अपॉन RCO2 करेंगे तो MCO2 अपॉन MX होगा, बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये हम कह रहे हैं कि जो अननोन गैस है हाफ कर रही है, तो ये 2 है तो इसकी 1 है, तो 1/2 इज इक्वल टू 44 डिवाइड बाय mx। अब स्क्वायरिंग अगर हम, ये तो वही चीज़ आ रही है, अगर हम यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं तो ये 1/4 इक्वल टू 44 अपॉन mx, तो mx इज इक्वल टू 44 मल्टीप्लाई बाई 4, कितना आ रहा है? 176, ही ऑप्शन करेक्ट, सही है। ग्राम 100 के तहत बनेगा ये सवाल। नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ R इन SI यूनिट, ये तो आसान है, बता दो। SI सिस्टम में R की यूनिट क्या होगी बेटा? A तो हो ही नहीं सकती, B होगी ना, 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन।
नेक्स्ट, अमोनिया गैस डिफ्यूजेस डैश टाइम्स फास्टर देन H2S गैस। अमोनिया गैस कितने का फास्टर डिफ्यूज करेगी? देखो आर, कोशिश करें यहाँ पर हम ऊपर हैवी बार रखते हैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2S डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनिया इक्वल टू आर, ऊपर NH3 आ गया, नीचे H2S आ गया। ठीक है बेटा, तो ये H2S कितना हमारे पास आ गया? H2S आया 32 + 2 34 अपॉन 14 + 3 17, 17 2 34 और 2 का रूट निकलेगा ना ये, तो 1.414। तो R अमोनिया और R H2S बराबर हो गया 1.414:1, मतलब अमोनिया गैस विल डिफ्यूज 1.414 टाइम्स फास्टर देन H2S गैस। तो डिफ्यूजेस बिल्कुल अमोनिया गैस बी ऑप्शन है ना, 1.414 टाइम्स फास्टर। लाइटर गैस से ज़्यादा फास्टर डिफ्यूज करती हैं, सही बी ऑप्शन होना चाहिए। ये मैंने सॉल्व कर रहा हूँ, अगर तो मैं बिना सॉल्व के भी हम बता सकते हैं, बट मैं सोल्यूशन बता दे रहा हूँ कैसे आ रहा है आंसर इसको। तो मैंने इस बार कोशिश की मैं ज़्यादातर न्यूमेरिकल पे फोकस करूँ इसके अंदर, MD-CAT के अंदर विदाउट कैलकुलेटर कैसे किया जाता है। नेक्स्ट देखें, विच वन इज नॉट अ यूनिट ऑफ प्रेशर। ये आसान है, मेरा तो रट्टा है। बताइए इसमें से कौन से प्रेशर की यूनिट नहीं है? किलो पास्कल तो है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी है, ये भी तो कट गया। देखो पास्कल क्या होता है? प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, तो किलोग्राम फोर्स पर यूनिट एरिया होता है ना भाई, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन क्या होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, यस बिल्कुल। तो हमारा क्या हो जाएगा इसमें? कौन सा नहीं है यूनिट? डी नहीं है ना यूनिट। एक मिनट, सी है, डी नहीं। ये इसको चेंज कर ले रहा हो ना आप लोग, इसको देखो फिर से बता रहा हूँ। देखो प्रेशर हमारे पास होता है, प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स हमारे पास है, हमारे पास दिस इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन को हम खोल सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर और डिवाइडेड बाय हमारा मीटर स्क्वायर है, ऐसे ही है। तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन मीटर स्क्वायर, तो ये ऐसे ये कैंसिल हो गया, तो किलोग्राम अपॉन मीटर सेकंड स्क्वायर। तो डी नहीं है ना, सही तो है, सी तो बन रहा है। ड्राइव करेंगे तो सी भी तो बन जाएगा अगर हम इस फॉर्मूले को ओवरऑल ओपन कर दें। तो फिजिक्स में पढ़ते होंगे आपसे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन आर कंटेंट इन अ सिलेंडर एट स्टैंडर्ड प्रेशर। व्हाट विद द वॉल्यूम ऑफ गैस इफ प्रेशर इज डबल? क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। चेक कर लेते हैं। 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, इसका मतलब 0.5 मोल है। ये 0.5 मोल से मोरा 11.2 है, कितना है? व्हाट वुड द वॉल्यूम ऑफ प्रेशर इज डबल? जब प्रेशर को डबल करेंगे तो वॉल्यूम हाफ हो जाएगा, तो 11.2 का आधा क्या होगा? 5.6। दिख रहे हैं कहीं पर? है क्या रहा है बेटा? 11.2 तो ओरिजिनली इसका था, प्रेशर को फिर जब डबल किया इनवर्स रिलेशन आ गया। तो सब इस तरह के सवाल में सबसे पहले हम चेक करें इनिशियली कितना है, फिर उसके बाद वॉल्यूम को बाद में चेंज कर रहे हैं। हर सवाल में मैं ऐसे ही कर रहा हूँ। नेक्स्ट देखें, व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ गैस इफ प्रेशर इज डबल एंड टेम्परेचर इंक्रीज 4 टाइम? ये बताइए। प्रेशर डबल कर रहे हैं तो वॉल्यूम हाफ हो गया, ये तो डन है। फिर टेम्परेचर को 4 टाइम इंक्रीज करें, डबल फिर डबल। अभी क्या हुआ था? वॉल्यूम हमारा हाफ हुआ था, अब टेम्परेचर को एक बार डबल किया तो दोबारा सेम हो गया, 1 पे आ गया। फिर दोबारा 4 किया तो फिर क्या हो गया? ओवरऑल डबल हो गया, जितना इनिशियल था उसके लिहाज से डबल। तो क्या हो जाएगा? देखो सिंपल सी बात है ना, पहले शुरू में 1 था, 1 मान लो, 1 सपोज कर लो, शुरू में 1 था, तो क्या किया हमने? जब प्रेशर को डबल किया तो हाफ हो गया 0.5। फिर टेम्परेचर को 4 टाइम्स इंक्रीज कर रहे हैं
4 टाइम इंक्रीज करने का क्या मतलब है कि पहले डबल करे फिर दोबारा डबल, 0.5 से डबल किया तो 1, फिर दोबारा डबल किया तो 2, तो ट्वाइस हो गया। नहीं समझ में आई बात? अगला देखो, समझ में नहीं आ रहा। वॉल्यूम ऑफ अ गैस वुड बी थ्योरेटिकली 0 एट ओके ओके नहीं है वो 0 केल्विन। ऐसा ही होता है, मतलब वॉल्यूम 0 कब होता है? 0 केल्विन पर होता है किसी भी गैस। नेक्स्ट देखो, 1 मोल ऑफ अ गैस इज कंटेन्ड इन अ सिलेंडर एट STP. व्हाट बी इट्स वॉल्यूम इफ टेम्परेचर इज डबल? 22.4 था शुरू में, डबल किया तो 44.8। अब समझ में आ रहा है? सॉल्व नहीं करना है, बस डायरेक्टली आंसर देना है सोच के। रियल गैसेस बिहेव आइडियली एट उल्टा बता दिए मैं। ये अक्सर रियल गैसेस आइडियली तब बिहेव करेंगी जब वो गैस लॉज को फॉलो करेंगे। गैस लॉ को फॉलो इस वक्त करेंगे, वो तो नॉन आइडियली बिहेव करेंगी। वैसे भाई तुम्हारा सुन लो, रियल गैसेस का 2 बिहेवियर है। रियल गैसेस का 2 बिहेवियर है, उसका आइडियल बिहेवियर है और उसका नॉन आइडियल बिहेवियर है। रियल गैसेस आइडियली कब बिहेव करती हैं? हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे। और नॉन आइडियली कब बिहेव करती हैं? लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे। इसको समझना पड़ेगा आपको, इसको रट लो दिमाग में। बहुत मैंने बोला बहुत आते हैं MCQs घूम फिर के। तो मसला इंसान MCQs समझ में आ गए? बस सिर्फ गैस पोर्शंस को कर रहे हैं, गैसेस के न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं MCQs बस। नेक्स्ट देखा जरा, क्वेश्चन चेंज हुआ है। जब गैस को एक्सपेंड किया जाएगा कांस्टेंट टेम्परेचर पर तो क्या होगा? सही से देखें, मसला नहीं, जवाब दे, सोच कर दे। गैस एक्सपेंड होती है तो क्या होता है? फैलती है, मतलब जब तो देखो गैस एक्सपेंड करेगी तो प्रेशर तो डिक्रीज होगा बॉयल्स लॉ के लिहाज से, तो ये तो है ही है। अब बोथ वाला भी ऑप्शन है तो और भी दिखना पड़ेगा। बी है के ऑफ मॉलिक्यूल डिक्रीज, जाहिर सी बात है काइनेटिक एनर्जी कम होगी। एक सेकंड, के ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज। रीजन बता रहा हूं मैं क्यों। काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट है भाई, तो सिर्फ प्रेशर डिक्रीज होगा बस। तो नहीं पता है तो वो तो मैंने कहा बोथ वाला भी ऑप्शन है, क्या पता हो तो नहीं था। लेकिन ये हर जो ही नहीं, हर बार कोई एनिटी नहीं है कि बोथ वाला ऑप्शन है तो वही हुआ। ठीक है चलो ओके। नेक्स्ट है, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? सीज का मतलब रुक जाना, सीज कर देना, रुक जाना। गलत स्टेटमेंट कौन सी है चारों में से? ABCD। स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं देखनी है भाई, डॉल्टन की स्पेलिंग गलत देख रहे हो तुम। मैं बताऊं? नहीं पता। अली रजा क्या कह रहे हो? बी कह रहे हो? तो अमाद कह रहे डी। नाम लिख दिया ना मैंने। और किसी का ऑप्शन? बस चेक करें कौन सा है। देख तो दो लोगों के जो मुकाबला है, सी लग रहा है। चलो सुफियान नाम है ना तुम्हारा, सुफियान कह रहे हैं सी। चलो देखते हैं। आप पहला है, अब मतलब ये मुश्किल MCQs है। एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर मॉलिक्यूलर मोशन ऑफ अ गैस सीज़। ये सही बात है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर 0 केल्विन पर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट रुक जाती है। ये तो वैसे किसी ने कहा भी नहीं था। बी, डाल्टन्स लॉ अप्लाइड टू वाटर सॉल्युबल गैसेस कलेक्टेड ओवर वाटर। इनकरेक्ट है ये। डाल्टन्स लॉ सिर्फ उन गैसेस पर अप्लाई होता है जो रिएक्टिव नहीं होता, जो पानी में हल नहीं होता है।
वाटर में सॉल्युबल हो ही गया तो फिर कैसे उसका प्रेशर निकालोगे? बी करेक्ट है, तो जो बी जिसने कहा उसने करेक्ट कहा, अली रजा ने कहा। एवरेज डिस्टेंस बिटवीन कोलिजन इज मीन फ्री पाथ, दिस इज केएमटी पॉइंट है, केएमटी का और डी गैस प्रेशर इज अ रिजल्ट ऑफ कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स विद द वॉल ऑफ कंटेनर, ये भी एक पॉइंट है। तो कोलिजन आ गया ना, कहीं ना कहीं है उसके, या ये तो नहीं लिखा कोलिजन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स, तो गैस मॉलिक्यूल टकराना, अब वो चाहे वो किस अपने आप से टकराए या वो जाके कंटेनर से टकराए। ओके नेक्स्ट है, इफ वॉल्यूम ऑफ गैस इज डिक्रीज एट कांस्टेंट टेम्परेचर देन, बॉल सो लगा दो, आंसर बता दो। आंसर देख लो, बॉल सो लग रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज कर रहे हैं तो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो क्या ऑप्शन होगा? लेकिन प्रेशर इंक्रीज का ऑप्शन ही नहीं है, ना ना ना, कुछ तो होगा गलत कैसा, मतलब प्रेशर इंक्रीज तो है ही नहीं। यस सी ऑप्शन, अली रज़ा ने सही कहा, कांस्टेंट टेम्परेचर है तो वेलोसिटी सेम रहेगी, काइनेटिक एनर्जी सेम है। फिर मुश्किल, इतना आसान था नहीं, हमको इतना लग रहा था क्योंकि हम ढूंढ रहे थे प्रेशर इंक्रीज, वो मिल नहीं रहा था हमें कहीं पर। नहीं ये क्वेश्चंस मैंने अब तक सॉल्व कहीं नहीं कराए, ये मैंने कल ही बनाए सारे क्वेश्चंस, ठीक है? तो ये आप लोगों ने कहीं पढ़ा नहीं होगा ये क्वेश्चंस, ठीक है? फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूँ। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस हैज मिनिमम डेंसिटी एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, अभी मैंने बता दिया था। मॉलिक्यूलर मास कम तो डेंसिटी कम, सबसे कम मॉलिक्यूलर मास किसका है? चेक कर लो, 44 और ये 14 प्लस 32, 3 और 1 4, 4 2 6, 46 हो रहा है। N2 और 28 प्लस 16, आगे ही भाग रहा है ये भी, ये 32 प्लस 32 64 हो रहा है, ये 32, हाँ तो सही है। एक मिनट, ये होगा ना 32 प्लस 2 34 से कम तो कोई नहीं आ रहा। CO2 कहाँ से हो गया लिखा था, तो ये ऑप्शन में छुपा हुआ था। नेक्स्ट देखें, 4 कंटेनर ऑफ दिस, बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इसके अंदर है, देखिए कितने सारे सवाल मैंने निकाले कि 4 कंटेनर है सेम टेम्परेचर प्रेशर पर, अगर गैसेस को इफ्यूज़ किया जाएगा उस कंटेनर में से तो कौन सा कंटेनर इन चारों गैसेस में से पहले खाली हो जाएगा? मतलब चारों गैसेस को जरा समझिएगा, चारों गैसेस को भर दिया गया है और उसमें छोटा सा एक सुराख है जिससे गैस बाहर आ रही है, सबसे पहले कौन सी गैस बाहर आएगी? भारी वाले नहीं, हल्की वाली। अब हल्की देख लो, सबसे हल्की कौन सी है? सबसे लेस CH4, बिल्कुल सही। समझ में आया? तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन से, इतने मुश्किल नहीं वाले, आसान है, ये कॉन्सेप्ट बनाने वाले क्वेश्चन हैं, समझना है। नेक्स्ट देखें, बताएं जरा, ये भाई टाइम्स वाला आ गया, थोड़ा सोच के बताना है। इफ प्रेशर इज इंक्रीज 6 टाइम्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर, वॉल्यूम विल चेंज एज, 6 गुना बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम 6 गुना कम हो जाएगा। यस बिल्कुल सही कहा आपने, डी ऑप्शन V/6। द ग्राफ बिटवीन वॉल्यूम एंड रेसिप्रोकल प्रेशर V और 1/P के बीच का कर्व क्या बनता है? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनती है, कर्व नहीं लिखेंगे, ठीक है? तो कल बताया भी था मैंने आपको ये बात। पंक्चरिंग ऑफ टायर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, इफ्यूजन की एग्जाम्पल है ना, तो नॉन ऑफ दीज हो जाएगा, क्योंकि स्मॉल होल से जब गैस बाहर आती है तो दिस इज एक्चुअली फ्यूजन। वॉल्यूम ऑफ रियल गैस बिकम 0 एट इजी, सोच के बताना, लेकिन बोथ ए एंड बी, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। उधर बैठ जाओ। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन, सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल किसमें होंगे? तो बेटा जिसके मोल ज्यादा उसके मॉलिक्यूल ज्यादा, सही बात है, मोल ज्यादा मॉलिक्यूल ज्यादा। मोल ज्यादा किसमें? यही चेक कर लो, ये हो गया 4/64, ये आ गया 2/16, ये आ गया 8/32, ये हो गया 2/2, ये हो गया 11/4, इसका 1 आ रहा है।
11/44। तो ये हमारे पास आ रहा है 0.25 आ रहा है मैक्सिमम नंबर बेटा। डी से ज़्यादा तो बेटा हाँ डी है, 1 से कम आ रहा है कि 1 से कम 1 से कम 1 से कम, बिल्कुल से डी है। सॉल्व करने की नीड नहीं है, हमें पता है कि 0 पॉइंट से कम ही आएगा क्योंकि नीचे बड़ा नंबर है। नेक्स्ट है टेम्परेचर ऑफ हाफ मोल ऑफ गैस इज चेंज फ्रॉम दिस टू दिस। अच्छा क्या फंसा रहे इसके अंदर, 273 केल्विन से 270 डिग्री सेंटीग्रेड। वॉल्यूम क्या हो जाएगा बता। अच्छा 270 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब 546 केल्विन, डबल करे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। हाफ मोल ऑफ अ गैस है, हाफ मोल से मुराद यहाँ पर शुरू में कितना था 11.2। इसका टेम्परेचर अगर डबल कर रहे तो वॉल्यूम डबल, इसका डबल कितना हो जाएगा। तो कहाँ ऑप्शन है, ये ऑप्शन करेक्ट है। तो हाफ मोल के लिहाज से बताना है ना, तो हाफ मोल का तो ये समझ में आया बेटा, ये समझ में आया, दोबारा रिवाइज कराऊँ। ये कैसे आया, चूँकि हाफ मोल कह रहे हैं ना बेटा, हाफ मोल मतलब 0.5 मोल, और हमें पता है वॉल्यूम कैसे निकलता है, नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय 22.41। तो ये हो जाएगा 0.5 मल्टीप्लाई बाय, ये थोड़ा शॉर्टकट मार रहा हूँ मैं यहाँ पर, ये 11.2 आ गया। सही, तो फिर दैट सी बात है, फिर 22.41 का डबल 44.82 आ जाता। तो यह इसको भी देखना। तो थोड़ा मैंने इतना मुश्किल नहीं किया, बट कहीं ना कहीं मैंने थोड़ा घुमाया हुआ है, तो उसको समझना है। ठीक ओके, लेकिन है सारे सिंध बोर्ड से, फेडरल कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है, ये आपको दिखेगा। इनकरेक्ट रिलेशन ऑफ द फॉलोइंग इज, इन पांचों में से डी है, n इक्वल टू पी आर टी अपॉन वी। एक सेकंड चेक कर ले, ए सही अरेंज हो रहा है। देखो पी वी इक्वल टू एन आर टी, देखो डी करके देख लेते हैं पहले। एन को अगर अलग अरेंज करेंगे तो एन इक्वल टू पी वी अपॉन आर टी होना चाहिए ना, ये गलत अरेंज हुआ है, तो डी है ना भाई, डी इनकरेक्ट रिलेशन है, बाकी करेक्ट रिलेट हुआ है। समझ गए। वैल्यू ऑफ आर इन कैलोरीज इज, देखो बेटा सिंपल, जरा मतलब याद कर लो बेटा, कोई जरूरत नहीं है कन्वर्जन की। 8.314 ये होगा जूल पर मोल पर केल्विन। एसआई सिस्टम के अंदर 0.021, ये केमिकल यूनिट्स के अंदर ATM डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन, ठीक है। और 1.987 ये हमारे पास होता है कैलोरी पर मोल पर केल्विन में। ये 1.9 कन्वर्जन करोगे ना जूल से, अगर आप इसमें तो आ जाएगा। तो ये आप एसआई में भी याद रखो, आप इस केमिकल यूनिट्स में भी याद रखो, और आप कैलोरीज में भी याद रख लो। कैलोरी पर मोल पर केल्विन में 1.987 होती है, 2 के राउंड ऑफ के करीब होती है। सही है। तो ये तीनों यूनिट्स आर की हैं, 1 2 3, ठीक है।